हे दोस्तों, आज रात हम कुछ थोड़ा गहरे विषय से शुरू करने वाले हैं। एक ऐसा समय जब प्लेग सजाएं और गरीबों का साधारण खाना हुआ करता था। हम डुबकी लगाने वाले हैं उस असली जिंदगी में जो मध्ययुगीन काल में जी जाती थी। वो किले और शौर्य की कहानियां भूल जाओ जो हॉलीवुड ने तुम्हें बेची हैं। सच्चाई ये है कि तुम शायद एक दिन भी वहां जिंदा न रह पाओ। तो आराम से बैठने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन तभी अगर तुम्हें सच में मेरा काम पसंद आता है, और कमेंट्स में बताना कि तुम कहां से देख रहे हो और तुम्हारे यहाँ अभी क्या समय है। हमेशा अच्छा लगता है ये जानकर कि दुनिया भर से कौन जुड़ रहा है। अब लाइट्स धीमी कर लो, चाहो तो पंखा चालू कर दो ताकि बैकग्राउंड में हल्की सी आवाज आए। और चलो आज रात की इस यात्रा में साथ चलते हैं। बधाई हो, तुम अभी अभी साल 1325 में जागे हो। अच्छी खबर, तुम जिंदा हो। बुरी खबर, पिस्सू भी जिंदा है। तुम्हारा बिस्तर आधा सड़ा हुआ भूसे का गद्दा है जिसमें कीड़े और सूखी घास भरी है, जो गोदाम के फर्श जैसी बदबू करता है, क्योंकि सच में ये 3 महीने पहले गोदाम का फर्श ही था। यहाँ न कोई मेमोरी फोम है, न तकिए, और न ही मुलायम मिस्री कॉटन की चादरें। बस एक ऊनी कंबल है जिसे पिछले साल की सर्दियों से धोया नहीं गया, और अब उस पर इतनी गंदगी जम चुकी है कि उसका वजन एक छोटी गाय जितना हो गया है। तुम्हारी नींद टूटती है जब चर्च की घंटी दूर से बजती है। ये उस समय का अलार्म क्लॉक है, लेकिन और भी ज्यादा शोर वाला और बिल्कुल भी दया करने वाला नहीं। तुम्हारा घर लकड़ी की एक झोपड़ी है, एक ही कमरा है, कोई खिड़की नहीं, और ओपन कॉन्सेप्ट फ्लोर प्लान है जिसमें तुम्हारा परिवार, पालतू जानवर और घरेलू कीड़े सब एक जगह रहते हैं। खुशबू, अरे वो तो एक फ्रेग्रेंस सिम्फनी है। बासी बियर, इंसानी पसीना, बकरियों की गंध और कुछ ऐसा जिसे तुम प्रार्थना करते हो कि फफूंद न हो, लेकिन दिल से जानते हो कि वही है। यहाँ कोई सुगंधित मोमबत्तियां नहीं है, और अगर होती भी तो मिट्टी के फर्श पर पिघल जाती। तुम खिंचाव करने की कोशिश करते हो, लेकिन तुरंत पछताते हो क्योंकि हवा जमाने वाली ठंडी है और तुम्हारे जोड़ों में दर्द है। तुम्हारी उम्र 22 साल है, लेकिन मध्ययुगीन हिसाब से तुम लगभग मिडिल एज्ड हो। तुम्हारी रीढ़ पुरानी लकड़ी के दरवाजे की तरह चरमराती है, और तुम्हारे घुटने की आवाज़ ऐसे आती है जैसे कोई किसान पत्थरों की बोरी हिला रहा हो। बिस्तर से निकलना खुद में एक जुआ है। ज़मीन या तो पिछली रात की बारिश से गीली है क्योंकि छपरी का पानी टपकता है, या फिर उस पर पड़ोसी की मुर्गी ने कुछ कर दिया है। दोनों ही हालत में तुम्हारे नंगे पैर अब इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। और प्राइवेसी, वो क्या होता है? तुम्हारा पूरा परिवार और शायद कोई चचेरा भाई जो कभी गया ही नहीं, सब तुम्हारे बगल में जाग रहे हैं। कोई बेडरूम नहीं, कोई पर्दे नहीं, कोई मी टाइम नहीं, बस सब कुछ साझा। स्वागत है मध्ययुगीन यूरोप की सुबह में, जहां तुम कभी सच में अकेले नहीं रहते, क्योंकि परजीवी, चूहे और कम से कम 8 और लोग हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। और ये तो सुबह की शुरुआत है, आगे और भी बुरा होने वाला है। तो तुम किसी तरह अपने मध्ययुगीन भूसे वाले डरावने बिस्तर से बाहर आ जाते हो। बधाई हो, अब तुम्हें नेचर कॉल करती है, और ये विनम्रता से नहीं पुकारती, ये चिल्लाती है। यही वो पल है जब तुम्हें आधुनिक बाथरूम की सबसे ज्यादा याद आती है। यहाँ न टॉयलेट है, न सीट है, न टॉयलेट पेपर, न फ्लश, और न ही कोने में रखा गया कोई उदास पंप। 14वीं शताब्दी में खुद को हल्का करना एक एडवेंचर है, एक सोशल एक्सपेरिमेंट है, और कई बार एक छोटा सार्वजनिक आयोजन भी। अगर तुम किसान हो तो तुम्हारा बाथरूम शायद घर के पीछे रखा बाल्टी है जो पहले से भरा हुआ है क्योंकि चाचा वुल्फस्टैन ने खराब शलजम खाकर रात खराब कर ली। गंध बाइबल जैसी है। तुम सांस रोकते हो, अपना काम करते हो, और फिर आता है किकर, उसे सड़क पर फेंक दो। हाँ, सड़क पर। तुम्हें खिड़की से फेंकने से पहले गार्डिलू जैसा कुछ चिल्लाना चाहिए, जो पुरानी फ्रेंच में सावधान नीचे का मतलब होता है। हालांकि अगर सच कहें वो कोई भी तेजी से हटता नहीं। मध्ययुगीन शहरों की सड़कें खुली नालियां होती हैं, इंसानी गंदगी, जानवरों की बीट, और कुछ रहस्यमयी तरल पदार्थों से, जिन्हें तुम देखना भी नहीं चाहोगे। अगर तुम इतने खुश नसीब हो कि जिस शहर में रहते हो वहाँ सार्वजनिक शौचालय हैं, तो बधाई हो। तुम्हें वहाँ अजनबियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठना होगा, जहाँ प्राइवेसी एक मजाक है और वेंटिलेशन यातना। थोड़ी बहुत छोटी बातचीत कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो ज्यादा गहरी सांस न लो। टॉयलेट पेपर, कभी नाम ही नहीं सुना। ज्यादातर लोग भूसा, पत्ते, पुराने कपड़े, मॉस, और अगर ज्यादा लग्जरी महसूस करना हो तो कपड़े का छोटा टुकड़ा इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी तो कुछ भी नहीं। शायद यही वजह है कि उस समय हैंडशेक करना लोकप्रिय नहीं था। और अगर तुम किले में हो तो जरूर बेहतर होगा, है ना? खैर, कुछ हद तक। तुम्हारे पास हो सकता है एक गार्ड रोब, दीवार में एक छेद जो तुम्हारी गंदगी को सीधे खाई में गिरा देता है। बढ़िया आइडिया है, सिवाय इसके कि तुम्हारे दुश्मनों को ये पता होता है। और हाँ, कई बार हमलावर सच में इस गंदगी वाले रास्ते से अंदर चढ़ जाते थे। इसे कहते हैं पीछे के दरवाजे से प्रवेश करना। तो चाहे तुम किसान हो या बैरन,
मध्ययुगीन शौचालय जाना असल में एक अपमानजनक रस्म है। ये ठंडा है, सार्वजनिक है, खतरनाक है और हमेशा ही घिनौना। गीले पत्थर पर एक बार फिसले और तुम सीधा इंसानी गंदगी के ढेर में मुंह के बल गिरे। और अब तक तो तुमने दांत भी साफ नहीं किए, लेकिन उस पर हम बाद में आते हैं। तुम शौचालय से जिंदा बच निकले, तुम्हें इनाम मिलना चाहिए, है ना? शायद एक अच्छा सा नाश्ता, कुछ गरम, स्वादिष्ट, आरामदायक। माफ करना, ये मध्ययुगीन यूरोप है। यहाँ कुछ भी आरामदायक नहीं है। नाश्ता, अगर उसे नाश्ता कहा भी जा सके, तो बेहद उदास करने वाला होता है। न यहाँ एग्स बेनेडिक्ट हैं, न कॉफ़ी मशीन जो गरजते हुए चालू हो जाएं, और न ही कोई एवोकाडो टोस्ट। तुम आग के पास बैठते हो या झुक कर बैठते हो, और सामने रखी है लकड़ी की कटोरी जिसमें कुछ ऐसा है जो किसी कीचड़ भरे जूते से खुरच कर निकाला गया लगता है। स्वागत है तुम्हारे रोज के पॉटेज में। पॉटेज एक गाढ़ा, चिपचिपा स्टू होता है जिसमें जो मिल जाए वही डाल दिया जाता है। अनाज, जड़ वाली सब्जियां, शायद किस्मत अच्छी हो तो थोड़ी बीन्स भी। ये कई दिनों से, कभी कभी हफ्तों से उसी बर्तन में उबल रहा होता है। नए सामान बस पुराने पर फेंक दिए जाते हैं। ये ज़्यादा रेसिपी नहीं बल्कि लगातार चलने वाला खाद्य प्रयोग है। साथ में एक रोटी का टुकड़ा, इतना सख्त कि तीरों को भी रोक सकता है। ये मोटे राई या जौ के आटे से बनी होती है, जिसमें अक्सर आरी की बुरादे, पिसे हुए आकूत या और भी क्रिएटिव चीज़ें मिलाई जाती हैं, क्योंकि गेहूं सिर्फ अमीरों का सपना होता है। ये रोटी तुम्हारी दोस्त नहीं है। इसे तुम काटते नहीं, बल्कि इसके साथ सौदा करते हो। पेय में क्या है? तुम संतरे का जूस या ओट मिल्क लाटे नहीं पी रहे, तुम बियर पी रहे हो। जी हाँ, बियर, सुबह 6 बजे। क्यों? क्योंकि पानी परजीवियों और गंदगी से भरा है। इसलिए दिन की शुरुआत होती है हल्की एल से, यानी कमज़ोर बियर जिसमें अल्कोहल कम है लेकिन जिंदगी बचाने की क्षमता ज़्यादा। बच्चे भी इसे पीते हैं। कोई खुश नहीं है, लेकिन कम से कम ये तुरंत नहीं मारती। कुछ मांस या पनीर चाहिए? सपना देखो, ये तो रविवार या किसी संत के पर्व दिन ही मिल सकता है, और वो भी अगर तुम्हारा मालिक दयालु हुआ तो। ज़्यादातर किसान साल में कुछ ही बार मांस खाते थे। ताज़े फल बस जब मौसम में होते और शराब में बदल ली जा चुके होते। और मसालों के बारे में तो सोचो भी मत जब तक कि तुम राजघराने से ना हो। एक चुटकी काली मिर्च तुम्हारी मासिक कमाई से ज़्यादा महंगी है। नमक इतना कीमती है कि उसे ताले में बंद करके रखा जाता है। तो तुम अपनी खुरदुरी रोटी चबाते हो, बियर गटकते हो और कोशिश करते हो उस चूहे के बारे में ना सोचने की जिसने रात में तुम्हारे दलिया पर दावत उड़ाई होगी। नाश्ता तुम्हें ताकत नहीं देता, वो बस तुम्हारे साथ घटित होता है। और अब जबकि तुम ठीक से अधपके रह गए हो, तो काम करने का समय है। और काम करना ही जरूरी है, क्योंकि सच में तुम्हारी जिंदगी उसी पर निर्भर है। तो तुमने अपना उदास मध्ययुगीन नाश्ता खा लिया। अब कपड़े पहनने का समय है, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारी अलमारी में सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़े हैं, बस एक। ये या तो खुरदरे ऊन की ट्यूनिक है या लिनन की शिफ्ट, जिसे तुम महीनों, शायद सालों से पहने हो। यहाँ सीजनल फैशन जैसी कोई चीज़ नहीं है। बस यह है कि पहनते रहो जब तक कपड़ा गल न जाए या तुम्हें फंगल इन्फेक्शन ना दे दे। अंडरवेयर वैकल्पिक। अगर किस्मत अच्छी हो तो एक लिनन का अंडर ट्यूनिक मिल जाए, अगर नहीं तो तुम खुरदुरे पसीने भरे ऊन के नीचे कमांडो हो। ये सब मिलकर सिले होते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों से जिसने शायद कभी सीम का नाम तक न सुना हो। यहाँ ना वॉशिंग मशीन है, ना साबुन, ना कोई ड्राई क्लीनर। तो तुम्हारे कपड़े दागदार, सख्त और ऐसे महकते हैं जैसे खाद का ढेर जिसे सुअर खाने में छोड़कर सड़ने दिया गया हो। और अगर तुम सच में इन्हें धोना चाहो तो आसान नहीं है। तुम्हें पानी खींचना होगा नदी से, फिर आग पर गर्म करना होगा, राख या शार से रगड़ना होगा और धूप में सुखाना होगा, जो साल में मुश्किल से 3 दिन दिखती है। और जूतों की बात ही मत करो। अगर तुम्हारे पास हैं भी तो वे अधपके चमड़े से बने हैं, बमुश्किल सिले हुए, और उतना ही सहारा देते हैं जितना एक केले का छिलका। ज्यादातर किसान तो नंगे पैर ही चलते हैं, कर गोबर से होकर और मध्ययुगीन लैंड माइन्स यानी नुकीले पत्थरों और बीमारियों से भरे गड्ढों से। और इसका मतलब एक ही है, तुम्हारी त्वचा तुमसे नफरत करती है। तुम हमेशा खुजली करते रहते हो। पिस्सू, जुएं और खटमल तुम्हारे शरीर पर रहते हैं। और सबको है, रईस, साधु, बच्चे, सब इंसानी कीड़े घर हैं, कोई नहीं बचता।
तुम अपने बगल को लकड़ी के चम्मच से खुजला रहे होगे जबकि पास के पुजारी से बातें कर रहे होगे और किसी को जरा भी अजीब नहीं लगेगा। तुम्हारी त्वचा रगड़ रगड़ कर छिल चुकी है, तुम्हारा सिर का स्कैल्प कांटों का युद्ध क्षेत्र बन चुका है और अगर कोई दाने निकल आए तो अफसोस, कोई त्वचा विशेषज्ञ नहीं, कोई हाइड्रोकोर्टिसोन नहीं, कोई नहीं जो तुम्हें बताए कि शायद ये खुजली है। तुम बस इसे सहते रहोगे और अगर इन्फेक्शन न हुआ तो बढ़िया, वो दाने अगले 6 महीने तक तुम्हारे साथ रहेंगे जैसे कोई अवांछित मध्ययुगीन साथी। अब जब तुम दुख में लिपटे हुए और असुविधा में लिपटे हुए कपड़े पहन चुके हो तो बाहर जाकर मरते दम तक काम करने का समय आया है। अब तुम पूरी तरह से खुजली और गीले ऊन में लिपटे हुए हो तो चलो वो सुबह की मुस्कान दिखाओ, पर नहीं, क्योंकि मध्ययुगीन काल में मुस्कुराना खतरनाक खेल है, भावनात्मक रूप से नहीं, दंत स्वास्थ्य की दृष्टि से। यहाँ न टूथब्रश है, न टूथपेस्ट, न माउथ वॉश, न फ्लॉस। मुंह की सफाई का विचार उतना ही पॉपुलर है जितना नहाना, यानी लगभग ना के बराबर। कुछ लोग लकड़ी की टहनी चबाते हैं या वाइन या सिरके से कुल्ला करते हैं, लेकिन ज्यादातर दांतों को अपने हाल पर छोड़ देते हैं और वे अच्छे हाल में नहीं हैं। जब तक तुम 20 के मध्य में पहुंचते हो, तुम्हारी मुस्कान किसी डरावने मकबरे से निकली हुई चीज जैसी दिखती है। कैविटीज आम है, मसूड़े सूजे हुए हैं और दांतों पर जो धब्बे हैं वो सिर्फ खाने के दाग नहीं बल्कि सड़न है। तुम्हारे मुंह में उतनी सड़न है जितनी किसी मध्ययुगीन सब्जी विक्रेता की टोकरी में। चीनी हालांकि हर जगह नहीं, लेकिन अमीरों में लोकप्रिय हो रही है। भारी खर्च से आयात की जाती है और ज्यादातर छोटे केक या शान दिखाने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर तुम कुलीन हो तो बधाई, तुम्हारे दांत गरीबों से भी तेजी से सड़ते हैं। अगर गरीब हो तो धीरे धीरे सड़ते हो। खमीर उठी रोटी, खुरदुरे दलिए और सालों की कठोर चबाने की आदत से। दांत दर्द, इसकी आदत डाल लो। ये मध्ययुगीन मौसम की तरह है, हमेशा पृष्ठभूमि में मौजूद। ऐसा दर्द जो तुम्हें प्रार्थना करने, शराब पीने या खुद अपने दांत उखाड़ने पर मजबूर कर दे। और ये मजाक नहीं है, वही असली इलाज था। उस समय डेंटिस्ट नहीं थे, लेकिन नाई सर्जन थे। हाँ, वही जो आपके बाल काटता है, वही आपके दांत लोहे के कांटे से मोमबत्ती की रोशनी में बिना किसी बेहोशी के दवा के खींच देता है। अगर दांत में इन्फेक्शन हो जाए तो बुखार मुबारक, क्योंकि बिना एंटीबायोटिक यह आसानी से सेप्सिस में बदल सकता है और तुम्हें दांत दर्द से ही मार सकता है। सही सुना आपने, वही चीज जिसके लिए हम आज फार्मेसी जाते हैं, 1300 के दशक में तुम्हारी मौत बन सकती है। और सामाजिक मोर्चे पर भी कोई राहत नहीं। किस करना, शुभकामनाएं। बदबूदार सांस हर जगह है। अगर तुम अविवाहित हो तो तुम्हारी जांच मुस्कान से नहीं होती बल्कि तुम्हारी जमीन और पशुओं से होती है। संक्षेप में, तुम्हारा मुंह युद्ध भूमि है और यह हार रहा है। अब जबकि तुम्हारे दांत धड़क रहे हैं तो बाहर चलने का समय आ गया है, क्योंकि तुम्हारा असली काम जो तुम्हारी कमर तोड़ देगा अब शुरू होने वाला है। काम पर जाने का समय आ गया है, सिवाय इसके कि यहाँ कोई ऑफिस नहीं, कोई डेस्क नहीं, कोई कॉफी ब्रेक नहीं और पदोन्नति का कोई मौका नहीं। तुम्हारा काम, अगर तुम 90% जनसंख्या जैसे हो, तो बहुत सरल है। मरने से बचते हुए दूसरों की सुविधा के लिए मेहनत करना। तुम किसान हो, बधाई हो। इसका मतलब है कि तुम उस जमीन पर काम करते हो जो किसी मालिक की है जिसे शायद तुम्हारा नाम भी याद नहीं। तुम सूरज के साथ उठते हो और तभी रुकते हो जब वो पेड़ों के पीछे डूब जाता है। तुम्हारे औजार, एक लकड़ी की कुदाल, एक जंग लगी दराती और तुम्हारे शरीर की बची खुची हड्डियां। यहाँ न वीकेंड है न घड़ी बंद करना, बस सूरज से सूरज तक, हफ्ते में 6 दिन। रविवार छुट्टी है, लेकिन तभी जब तुम फसल काटने, लुटेरों से लड़ने या अपने संक्रमित पैर की उंगली के काले पड़ जाने की प्रार्थना में व्यस्त ना हो। काम बेहद कठोर है। खेत हाथ से या बैलों से जोते जाते हैं, अगर इतने अमीर हो कि बैल रख सको। तुम खाइयां खोदते हो, बीज बोते हो, घास पात निकालते हो और पानी ढोते हो जब तक तुम्हारी लीड़ एस अक्षर जैसी ना हो जाए। और चाहे तुम थके हो या नहीं, किसी को परवाह नहीं। कोई नहीं पूछ रहा है कि तुम्हारी मानसिक हालत कैसी है। अगर तुम औरत हो तो सरप्राइज, तुम सिर्फ खेतों में काम नहीं करती, तुम्हें बच्चों की देखभाल करनी है, साफ सफाई करनी है, खाना बनाना है, ऊन काटना है, जानवरों को खिलाना है और ये भी दिखाना है कि तुम्हारे पति की जुओं की फौज धीरे धीरे तुम्हारे बिस्तर वाले हिस्से की ओर नहीं बढ़ रही है। बच्चे,
तो ये भी 5 साल की उम्र से मदद करने लगते हैं। ना स्कूल ना खिलौने, बस एक नन्हा लकड़ी का झाड़ू और ये सपना कि शायद कभी फ्लू से मरना ना पड़े। और अगर तुम उन गिने चुने लोगों में से हो जो किसान नहीं है, तो शायद लुहार हो, चमड़ा पकाने वाले हो या बैरल बनाने वाले हो, बढ़िया। फिर भी तुम्हें पूरे दिन आग, केमिकल्स या जानवरों की आंतों के साथ खराब हवा वाली झोपड़ियों में काम करना है। मेहनताना, बस इतना कि जिंदा रह सको। फायदे, कभी कभी खून बह जाना, हड्डी टूट जाना, बुरा भाग्य। बुखार हो गया तो गर्म बियर पी लो और काम जारी रखो। रुकने का सवाल ही नहीं, क्योंकि अगर तुम काम नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा, और अगर खाना नहीं मिलेगा तो मिडिल एजेस में उसका हल सीधा है, तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा। इसलिए तुम फावड़ा पकड़ते हो, छालों को नज़रअंदाज करते हो और खोदते रहते हो, क्योंकि मिडिल एज वाले यूरोप में तुम्हारा काम करियर नहीं बल्कि धीमी मौत वाली सहनशीलता की परीक्षा है। अब जबकि तुम खेतों में काम से तुम्हारी पीठ आग की तरह जल रही है, तो मौसम की बात करते हैं, क्योंकि मिडिल एजेस में मौसम मौसम नहीं बल्कि आसमान से आने वाली सज़ा है। सर्दी, न कोई इंसुलेशन, न हीटर, न ढंग का घर, बस लकड़ी की दीवारें जिनमें से मुर्गी भी निकल जाए। खिड़कियों पर कपड़ा, कांच नहीं। चूल्हे की आग अच्छी लगती है लेकिन जलाने को लकड़ी नहीं, क्योंकि लकड़ी महंगी है और जंगल से उठाना कई बार गैर कानूनी। हाँ, गलत टहनी उठाने पर तुम्हें मौत की सज़ा मिल सकती है। नतीजा, तुम अपने गीले ऊन में लिपटे रहते हो, बुझती आग के पास दुबक के रहते हो और फिर भी जमे हुए नाक के साथ जागते हो। पैर हमेशा गीले और ठंडे, उंगलियां इतनी अकड़ जाती हैं जैसे छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े हों। फ्रॉस्टबाइट बीमारी नहीं, बस बुरा भाग्य। गर्मी, सोचते हो आराम मिलेगा, नहीं, घर ईंट की भट्टी बन जाता है। ना पंखा, ना हवा और ना ही डिओड्रेंट। पसीने में भीगे रहते हो लेकिन कपड़े उतार नहीं सकते, क्योंकि ज्यादा शरीर दिखाना शर्मनाक है और ऊपर से धूप, कीड़े और लोगों की बातें अलग। मक्खियां तुम्हारे गंदे शरीर और कोने में रखी सड़ी बकरी के स्टू की गंध पर मंडराती हैं। मच्छर कान पर भिनभिनाते हैं और नींद उड़ जाती है। खेतों में सूरज झुलसा देता है। न सनस्क्रीन, न टोपी, बस भूसे की बनी कोई जुगाड़ वाली टोपी। हीट स्ट्रोक, उसे बस बुरा पल कहते हैं। तो या तो तुम सर्दियों में कांप रहे हो, सोच रहे हो कि तुम्हारी उंगलियां बसंत तक बचेंगी, या फिर गर्मियों में पसीने में तरबतर इकलौता मोजा घिसते हुए, जांघें छीलते हुए जीते हो। और मौसम जैसा भी हो, एक चीज नहीं बदलती, कपड़े हमेशा चुभते हैं, खाना हमेशा बेकार है और अगला काम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यही है क्लाइमेट कंट्रोल मिडिल एज स्टाइल, यानी बिल्कुल भी नहीं। पानी, प्यास लगी, ताज़ा होना चाहते हो, मुंह धोना चाहते हो, भूल जाओ। मिडिल एजेस में पानी तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम्हें धीरे धीरे मारने वाला हत्यारा है। नदी का पानी साफ दिखता है जैसे कोई परी कथा, लेकिन सच्चाई क्या? ऊपर की तरफ किसी ने पेशाब की बाल्टी उलेर दी होगी, और अगर नहीं तो शायद कोई सड़ा हुआ सूअर उसमें पड़ा होगा। हर घूंट में परजीवी, बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों की पूरी फौज। इसीलिए लोग बियर पीते थे, हाँ, बच्चे भी। लेकिन ध्यान रखें, वो हल्की बियर होती थी। शराब कम, जिंदगी बचाने की ताकत ज्यादा, क्योंकि बियर बनाते समय पानी उबाला जाता था और वो गांव की नाली के पानी से ज्यादा सुरक्षित था। ये एक और विकल्प था, बशर्ते आप इतने अमीर हों कि खर्च उठा सकें और दोपहर से पहले ठीक से काम करने की परवाह ना करते हों। स्नान का क्या, साफ सफाई के लिए पानी तो इस्तेमाल होता होगा। सिद्धांत में हाँ, व्यवहार में बिल्कुल नहीं। देखिए, तब लोग मानते थे कि नहाने से रोम छिद्र खुल जाते हैं और बीमारियां अंदर घुस जाती हैं। बिल्कुल सही, अपने आप को धोना चिकित्सकीय जोखिम माना जाता था। मतलब आपकी त्वचा पर जमी मैल की संरक्षण परत कभी ना हटाएं तो आप ज्यादा स्वच्छ माने जाते थे। सार्वजनिक स्नानघर मौजूद थे, मगर जल्दी ही उनकी छवि गपशप, कांड और कभी-कभी ठेठ मध्ययुगीन अतिरिक्त गतिविधियों के अड्डू जैसी हो गई। तो स्वाभाविक ही है कि चर्च ने दखल दिया और कईयों को बंद करा दिया। और मान लीजिए कि आप नहाना चाहते भी थे, तो वो पूरा प्रोजेक्ट होता। कुएं से पानी लाओ, आग पर उबालो, रिसने वाले लकड़ी के टब में भरो और फिर प्रार्थना करो कि घर में कोई आपसे पहले या और भी बुरा आपके बाद उसे इस्तेमाल न करे। और बारिश का पानी खुले ड्रमों में जमा होता, जहां पक्षी गंदगी करते, कीड़े पनपते और काई फूले फले। कितना ताजगी भरा लगता है ना?
तो चाहे वो आपके मुंह में जा रहा हो, आपके शरीर पर या आपकी फसलों पर। मध्य युग में पानी जीवन का स्रोत कम और एक जुआ ज्यादा था। एक गलत घूंट और आप अपने आखिरी दिन पुआल की खाट पर पसीने में तर, पेट दबाकर अपनी जीवन चॉइसेस पर मनन करते बिताते। अगली बार नल का पानी सिप करें तो हमारे पूर्वजों के नाम एक घूंट उठा लें। उनके पास खतरे से रहित हाइड्रेशन की विलासिता नहीं थी। तो आपने पानी पिया या शायद नहीं, शायद बस आपका पैर ऐसे पत्थर से टकराया जो निराशा के आकार का था। किसी भी तरह आप बीमार हैं, आपको मदद चाहिए, आपको डॉक्टर चाहिए। अफसोस, आप मध्य युग में रहते हैं जहां चिकित्सा असल में शिष्टाचारपूर्ण यातना है, वो भी थियोलॉजी की डिग्री के साथ। चलिए निदान से शुरू करते हैं। आपके साथ जो भी गलत है, खांसी, चकता, टूटी हुई हड्डी या फैलती प्लेग, सब कुछ आपके ह्यूमर के असंतुलन से होता है। 4 ह्यूमर थे: रक्त, कफ, पीला पित्त और काला पित्त। मध्ययुगीन विज्ञान के अनुसार सेहत इन्हें संतुलित रखने पर निर्भर है। कुछ कुछ आंतरिक सूप जैसी। बुखार है यानी खून ज्यादा है, समाधान रक्तस्राव। जी हां, चलो आपकी जीवन शक्ति को किसी कटोरे में बहा दें, कुंद छुरी से या भूखी जोंक से। और ये काम अक्सर नाई करते थे। सोचिए, एक ही बैठकी में हेयर कट भी और हीमोग्लोबिन की निकासी भी, एक के साथ एक मुफ्त। क्या बात है। उदास या घबराए हुए हैं, साफ है काला पित्त बढ़ गया है। इलाज जुलाब, शायद कोई गर्म जड़ी बूटी वाला साफा या बस प्रार्थनाएं और ठंडी पट्टियां, जबकि सबकी नजरें आपसे बचती हैं और आपकी ताबूत तराशी जाने लगे। अब अगर हड्डी टूट गई या गहरा घाव हो गया तो सही मायनों में मुसीबत है। बेहोशी की दवा नहीं, जब तक कि दर्द से बेहोश हो जाना ही बेहोशी ना मान लें। सर्जरी उन चाकुओं से होती है जिन्हें शायद क्रूसेड्स के बाद से धोया नहीं गया। औजार आग पर गर्म किए जाते हैं, कीटाणुनाश के लिए नहीं, बस इसलिए कि वो ऐसे ज्यादा डरावने लगते हैं। एंटीबायोटिक सदियों दूर, जर्म सिद्धांत अभी जन्मा ही नहीं। वे मानते हैं बीमारी गंदी हवा से आती है या आपके नैतिक पापों से नाराज ईश्वर की देन है। पेट में दर्द है, जरूर आपके पापी विचारों का नतीजा। उम्मीद है उल्टी करते करते इकरार करना पसंद होगा। हालत बिगड़ी तो और जोंके लगेंगी, शायद कुछ कुचले हुए भृंगु भी। और सुरक्षा के लिए बिस्तर के पास एक पादरी अंतिम संस्कार की रस्में देने को तैयार। इस मुकाम पर वे मृत्यु नामक परम इलाज की तैयारी कर रहे होते हैं। और अगर किसी चमत्कार से आप ठीक हो जाएं, तो सब मान लेते हैं कि भगवान ने दया कर दी। डॉक्टर पूरा श्रेय लेता है और जोक का प्रमोशन हो जाता है। तो हाँ, मध्य युग में चिकित्सा इलाज से कम और इलाज झेलने से ज्यादा जुड़ी थी। मेहनत, जूं और जोकों से भरे लंबे दिन के बाद आखिर खाने का समय आता है। आप अपनी झोपड़ी में घिसटते हुए लौटते हैं, पेट गरज रहा है, जिंदगी में बची एकमात्र खुशी गर्म खाने के लिए तैयार। बुरी खबर यह है कि आपका भोजन शायद आपको मारने की कोशिश कर रहा है। बुनियादी बातों से शुरू करें। खाद्य परीक्षण नाम की कोई चीज नहीं, ना फ्रिज ना फ्रीजर, बस नमक, धुआं या ये उम्मीद कि सर्दियों की हवा चीजों को ताजा रखेगी। आपका मांस, यानी अगर भाग्य से मिला भी तो कई दिनों से लटका हुआ है, मक्खियों से ढका, संदिग्ध नमकीन पानी में पड़ा और संभव है कि 1-2 चूहों के साथ बांटा भी गया हो। रोटी मध्ययुगीन आहार की धुरी है, मगर वो भी सुरक्षित नहीं। खराब फसल के वर्षों में मजबूर किसान उसे लंबा खींचने के लिए छाल, बुरादा, यहां तक कि मिट्टी भी मिला देते हैं। और अगर राई का मौसम है तो बोनस भी है, एर्गॉट नाम का फफूंद जो दौरे, भ्रम और कभी-कभी मौत तक करा देता है। यानी जैसे LSD और टेटनस से सनी रोटी खाना। सब्जियां वही जो मौसम में हों, और जानते हैं क्या हमेशा मौसम में रहता है? शलजम। ढेर सारे शलजम, उबले हुए, मथे हुए या पतले झोल में तैरते हुए, जो कि अगर आपको अध्याय 3 याद हो तो असल में रहस्यमयी सामग्री का गरम दलदल है जो आपके परदादा के अंतिम संस्कार से उबल रहा है। फल शायद शरद में मिल जाएं, पर जल्दी सड़ जाते हैं। चीनी दुर्लभ, महंगी और अमीरों के पास जमा अपने काले पड़े दांत दिखाने के लिए। डेयरी भी एक जुआ है। ताज़ा दूध घंटों में खराब, मक्खन और पनीर कुछ बेहतर पर बैक्टीरिया से लदे। लोग फिर भी खाते हैं क्योंकि सच कहें तो विकल्प है, या तो ये या अपने जूते की खाल चबाओ। अब स्पाइसेस की बात करें। काली मिर्च, दालचीनी, जायफल सोने से भी महंगे। औसत किसान के लिए स्वाद आता है प्याज से, किस्मत हुई तो नमक से और दर्द से। ज्यादातर खाने का स्वाद गीली ताट की बोरी जैसा होता है जिस पर उदासी छिड़की हो।
पर खाना सिर्फ सेहत का खतरा नहीं, वो राजनीतिक भी है। शिकार के जानवर लॉर्ड के होते हैं, आपके नहीं। एक खरगोश भी शिकार करते पकड़े गए तो जुर्माना, कैद, यहाँ तक कि फांसी भी। जी हाँ, आपका रात का खाना आपको फांसी दिला सकता है। तो जब आप टिमटिमाती आग की रोशनी में अपनी धूसर स्ट्यू खाने बैठें, याद रखें हर कौर एक रिस्क है। फिर भी आप खाते हैं, क्योंकि मध्य युग में खाना पोषण नहीं देता, वो आपको परखता है। अब शाम है, आपने काम किया, सहा और अपनी मशकूक स्ट्यू को किसी तरह पचा लिया। आप सोच सकते हैं कि दिन ढल रहा है, पर ज्यादा ढीले मत ढलिए, भगवान देख रहे हैं, पादरी भी और आपकी पड़ोसन एग्नेस भी। जो आप मिस्सा मिस कर गए तो पक्के तौर पर चुगली लगा देगी। मध्ययुगीन यूरोप में धर्म जीवन का हिस्सा नहीं, वो जीवन खुद है। चर्च आपका कैलेंडर, आपका कानून, आपकी शिक्षा, यदि आप पढ़ सकते हैं, आपका जन्म, विवाह, मृत्यु और इनके बीच के लगभग हर चीज को नियंत्रित करता है। इसे अपना आध्यात्मिक मकान मालिक समझिए और आप हमेशा किराए में पीछे रहते हैं। हर दिन प्रार्थना घंटियों के इर्द गिर्द बंधा है। नगर चर्च की घंटी सुबह, दोपहर और रात को बजती है, क्योंकि लोगों को याद दिलाना है। ऐसा नहीं, बल्कि इसलिए कि प्रार्थना छोड़ना एक पाप है। झुकना भूल गए, पाप। शुक्रवार को मांस खा लिया, पाप। उस एक सपने में पड़ोसन के बारे में सोच लिया, डबल पाप। और हाँ, नरक बिल्कुल असली है, जीवंत मुख से असली। पादरी उसे बड़ी शान से विस्तार से बताते हैं। आग की नदियां, उबलते हुए खून की झीलें, त्रिशूलधारी दानव और अनंत विलाप। अगर प्लेग नहीं डराता तो शाश्वत दंड तो जरूर डराएगा। आप खुद बाइबल नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये लैटिन में है, एक भाषा जो भिक्षुओं, पादरियों और उस एक कुलीन बच्चे के लिए आरक्षित है जो मिट्टी से ऊपर है। तो आप हर बात की व्याख्या के लिए चर्च पर निर्भर हैं। यानी यदि पादरी कह दे कि आपकी फसल इसलिए चौपट हुई क्योंकि आपने पर्याप्त जोर से प्रार्थना नहीं की, तो अब और जोर से घुटने टेकने का समय है। दशांश, आपकी हर कमाई का 10वां हिस्सा अनिवार्य है। गेहूं उगाते हैं तो गेहूं दें, मुर्गियां पालते हैं तो अंडे दें, और अगर आपके पास कुछ नहीं तो बधाई, आप आध्यात्मिक रूप से दिवालिया और आर्थिक रूप से बर्बाद हैं। हॉलीडेज, वे हॉलीडेज हैं, दर्जनों, और भले ही वो मेहनत से छुट्टी दें, वो मजे के लिए नहीं, बल्कि मिस्सा में हाजिरी, उपवास, पाप स्वीकार और खुद को ये याद दिलाना कि खुशी एक खतरनाक लिप्सा है। चर्च पर सवाल उठाना खतरनाक है। कुफ्र करने वालों को जलाया जाता है, जादूगरनियों को डुबोया जाता है, ईश निंदकों को कोड़े मारे जाते हैं और संदेह करने वालों को जल्द ही सुधार लिया जाता है। तो आप रस्में निभाते हैं, जब करते हैं, झुकते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ये धूल मिट्टी से लिपटी जिंदगी झेलने के बाद आपकी आत्मा स्वर्ग पहुंच जाए, बशर्ते पादरी आपसे खुश हों। क्योंकि मध्य युग में ईश्वर दयालु हो सकते हैं, लेकिन चर्च उतना नहीं। अगर आपको लगता है कि मध्य युग में किसान होना कठिन था, तो इसे एक औरत के रूप में करके देखिए। सारी गंदगी, अकाल और डर, उसके साथ प्रसव, आज्ञाकारिता और सामाजिक अदृश्यता। मध्य युग में औरत होना ऐसा है जैसे बिना हेल्थ पोशन और बिना रीस्टार्ट बटन के हार्ड मोड पर जन्म से ही एक लड़की का जीवन पथ लगभग तय होता था। कम उम्र में शादी करो, बच्चे पैदा करो, अपने पति की सेवा करो और थक कर मर जाओ। शिक्षा, उसकी तो संभावना ही नहीं थी। जब तक आप किसी कुलीन परिवार से ना हो और आपको किसी कॉन्वेंट में ना भेजा गया हो, आपका बौद्धिक विकास उसी समय के आसपास रुक जाता था जब आप मक्खन मथना और कुर्ता सिलना सीखती थीं। शादी जल्दी हो जाती थी, बहुत जल्दी। 12 साल की उम्र में सगाई हो जाना और 14 तक गर्भवती हो जाना कोई अजीब बात नहीं थी। ये प्यार के बारे में नहीं था, ये जमीन, पशुधन और गठबंधनों के बारे में था। आपकी राय की जरूरत नहीं थी। एक बार शादी हो जाने पर आप मूल रूप से अपने पति की संपत्ति थीं। आपका काम था वंशज पैदा करना, सबको खिलाना, घर चलाना और शिकायत न करना, क्योंकि शिकायत करने पर आप पर झगड़ालू या उससे भी बुद्तर एक चुड़ैल का ठप्पा लग सकता था। उस ठप्पे के साथ मुफ्त में डुबोया जाना या जलाया जाना मिलता था, जो भी स्थानीय रिवाज हो। बच्चे को जन्म देना मौत की लॉटरी जैसा था। कोई प्रसव पूर्व देखभाल नहीं, कोई कीटाणु रहित औजार नहीं, कोई एनेस्थीसिया नहीं। दाइयां अपनी पूरी कोशिश करती थीं, लेकिन छोटी मोटी जटिलताएं भी माँ, बच्चे या दोनों की मौत का कारण बन सकती थीं। कुछ महिलाएं 10 गर्भधारण से बच जाती थीं, कड़ी होती थी वो। कई तो बच ही नहीं पाती थीं। लेकिन चिंता न करें, एक बार बच्चा बाहर आ जाए तो आपका काम बढ़ जाता था।
अब आपके पास जुओं से भरी झोपड़ी में एक चीखता हुआ शिशु है और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उसे दूध पिलाएं, खाना बनाएं, सफाई करें और खेतों में भी मदद करें। आपको कोई फुर्सत नहीं मिलती थी, आप तो दूसरों के लिए आराम का साधन थी। अगर आप अविवाहित हैं तो आप संदिग्ध हैं, अगर आप विधवा हैं तो असुरक्षित, अगर आप मुंहफट हैं तो खतरनाक। जो महिलाएं नियमों के अनुसार नहीं चलती थीं, उन पर अक्सर जादू टोने का आरोप लगाया जाता था, खासकर अगर उन्हें जड़ी बूटियों का ज्ञान हो, उनका व्यक्तित्व मजबूत हो या उन्होंने बस किसी बरसाती मंगलवार को किसी को अजीब तरह से देख लिया हो। यहाँ तक कि चर्च में भी आपकी भूमिका सीमित थी। मैंने सख्त नियमों के तहत रहती थी, बिना अनुमति के बोलना नहीं, खोलने की आज़ादी नहीं, और आपकी आध्यात्मिक योग्यता हमेशा पुरुषों से नीचे आंकी जाती थी। संक्षेप में, अगर आप मध्ययुग में एक महिला हैं तो आपसे चुपचाप सहने, आज्ञा मानने, बच्चे पैदा करने और दुख उठाने की उम्मीद की जाती थी। हो सके तो मुस्कुराते हुए, क्योंकि सार्वभौमिक पीड़ा के समय में भी महिलाओं से किसी तरह शान से दुख सहने की उम्मीद की जाती थी। अब तक आपने गंदगी, भूखमरी, सामाजिक अन्याय और शायद एक बकरी से भी संघर्ष किया है, लेकिन जब आपको लगता है कि आपका दिन इससे बुरा नहीं हो सकता, तो आती है हिंसा, जोरदार, खोई और अक्सर मध्ययुगीन मानकों के हिसाब से पूरी तरह स्वीकार्य। चलिए साफ कर देते हैं, मध्य युग शांतिपूर्ण नहीं था। कानून और व्यवस्था का मतलब ज्यादातर ये उम्मीद करना था कि स्थानीय जमींदार का मिजाज खराब ना हो। हिंसा हर जगह थी, घर में, गर्मियों में, युद्ध के मैदान पर, चर्च के विवादों में और कभी कभी सामुदायिक रोटी के तंदूर की लाइन में भी। अपराध आम था, सजा क्रूर थी और न्याय सुरक्षा से ज्यादा एक दिखावा था। एक रोटी चुराई तो आपका एक हाथ कट सकता था, झूठ बोलने का आरोप लगा तो आपकी जीभ छिद सकती थी, ज़्यादा गपशप की तो स्कोर्ट्स ब्राइडल से मिलिए, आपके सिर पर बंधा एक मतन का मुखौटा जिसमें आपके मुंह में छड़ होती थी, सुधार के लिए बेशक। मान लीजिए आप पर किसी गंभीर चीज़ का आरोप है, विधर्मी, चोरी, जादू टोना, आप अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेंगे? जाहिर है, यातना सहकर अग्नि परीक्षा द्वारा मुकदमे में आपका स्वागत है। एक संस्करण में आपको उबलते हुए पानी में अपना हाथ डालकर एक पत्थर निकालना होता था। अगर वो 3 दिन में बिना संक्रमण के ठीक हो जाता है तो आप निर्दोष हैं, अगर नहीं तो आप दोषी हैं। एक और ऑप्शन, आपको एक नदी में फेंक दिया जाता था। अगर आप डूब गए तो आप निर्दोष हैं और शायद मर चुके हैं। अगर आप तैरते रहे तो आप दोषी हैं और आपको वैसे भी सज़ा दी जाएगी। ये एक मध्ययुगीन गेम से जैसा था, जहाँ इना जिंदा रहना था और मेजबान सक्रिय रूप से आपके खिलाफ था। न गूगल करने को इंटरनेट, ये अजीब सा चकत्ता क्या है। आप वहीं के 10 मील के दायरे में जीते, झेलते, काम करते और मर जाते जहां आपका जन्म हुआ। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस सब के बीच भी लोग हंसते थे, गीत गाते थे, कहानियां सुनते सुनाते थे, प्यार में पड़ते थे और अर्थ खोज लेते थे। जिंदगी आसान होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि इंसान जिद्दी होते हैं। सबसे अंधेरे अध्यायों में भी वे रोशनी के लिए जगह बना लेते थे। तो आज रात जब आप इंडोर प्लम्बिंग, एंटीबायोटिक्स और सेंट्रल हीटिंग के साथ अपने साफ बिस्तर में घुसें, तो आधुनिक दुनिया को और अपने उन पूर्वजों को धीमे से धन्यवाद कहें जिन्होंने चूहों, अकाल और सामंतवाद से लड़ाई लड़ी ताकि आपको न लड़नी पड़े। बहुत पहले, जब वो कैथरीन द ग्रेट पूरे रूस की सम्राज्ञी, सुधारों की मालकिन और महानता की प्रतिमा नहीं बनी थीं, वो बस सोफी थीं। 1729 में जन्मी सोफी फ्रेडरिका अगुस्ता वॉन अनहालर-ज़ेर्स्ट, वे एक अपेक्षाकृत गुमनाम जर्मन राजवंशीय परिवार की बेटी थीं। उनकी पोमेरेनिया की छोटी सी दची में शक्ति के नाम पर बहुत कुछ नहीं था, मगर सोफी के पास वो था जो कोई उपाधि नहीं दे सकती। रेजर से तेज बुद्धि, बेमिसाल आकर्षण और महानता की शांत धधकती भूख। उनका पालन पोषण सख्त था। उनकी माँ जोहाना ठंडी और गणनाकारी, कोई स्नेहमयी पोषक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि दर्जे के प्रति आसक्त एक सामाजिक पर्वतारोही। उनके पिता एक प्रूशियन अफसर, अनुशासन करने से ज्यादा दूर रहने वाले थे। कम उम्र में ही सोफी ने आज्ञाकारिता और चतुराई के बीच की महीन रेखा पर चलना सीख लिया था। वे गजब की पाठक थीं, कई भाषाएं बोलती थीं और कमरे में बोलने से पहले कमरे को पढ़ना सीख चुकी थी। वही कौशल जो जल्द ही यूरोप के सबसे निर्मम दरबारों में उनके लिए जीवन रक्षक औजार बन गए।
जब रूसी सम्राज्ञी एलिजाबेथ पेट्रोवना ने अपने वारिस ग्रांड ड्यूक पीटर के लिए पत्नी की खोज शुरू की तो उन्होंने रूस की सीमाओं के बाहर देखा। पीटर खुद जर्मन मूल के थे और सम्राज्ञी एलिजाबेथ को लगता था कि कोई विदेशी दुल्हन लचीली और कृतज्ञ ज्यादा आसानी से काबू में रहेगी। सोफी इस कसौटी पर बिल्कुल खरी उतरी। कुलीन खून, लूथरन आस्था जिसे उन्हें छोड़ने पर मजबूर किया जाता, और शालीनता और विनम्रता की ख्याति। केवल 14 साल की उम्र में सोफी को रूस बुला लिया गया। 1744 में वे पतले जर्मन कपड़ों और कूटनीतिक मुस्कान के साथ जमा जमाया सेंट पीटर्सबर्ग पहुंची। उनकी मां उन्हें शतरंज की गोटी की तरह आगे बढ़ा रही थी, मगर सोफी के पास अपना गेम था। रूसी समाज में स्वीकार्य बनने के लिए उन्होंने ऑर्थोडॉक्सी अपनाई और नाम लिया एकातेरीना, अलेक्जा, कैथरीन। ये समारोह सार्वजनिक, प्रतीकात्मक और जीवन परिवर्तनकारी था। वे सिर्फ धर्म नहीं बदल रही थीं, अपने पीछे का पुल जला रही थीं। बिना वापसी की राह के एक विदेशी साम्राज्य में कदम रख रही थी। फर ट्रिम कोट में सिमटी उस चुपसी किशोरी को देख कोई नहीं बता सकता था कि आगे क्या आने वाला है। विश्वासघात, क्रांति, प्रबोधन और साम्राज्य। रूसी दरबार में कदम रखते ही सोफी प्यादा होना छोड़कर रानी बनने की योजना बनाने लगी। ग्रैंड ड्यूक पीटर से कैथरीन की शादी रूसी शाही कुल में उनकी जगह पक्की करने के लिए थी, लेकिन शुरुआत से ही वो ताज से ज्यादा पिंजरा लगे। ग्रैंड ड्यूक पीटर रूसी शाही सिंहासन के वारिस, परियों की कहानियों का दमकता राजकुमार नहीं, अटपटे, अपरिपक्व और खिलौना सैनिकों के दीवाने। उन्हें साम्राज्य चलाने या नई पत्नी को स्नेह देने से ज्यादा अपने कक्षों में जंग खेलने में दिलचस्पी थी। कुछ कथन तो कहते हैं कि उन्होंने वर्षों तक विवाह संबंध ही नहीं निभाया। वे प्रूशिया के फ्रीडरिक द ग्रेट के उपासक थे और रूसी दरबार से चिढ़ते थे जिसने उन्हें अपनाया था। इसके विपरीत कैथरीन ने प्रचंड संकल्प से रूस को अपनाया, भाषा सीखी, इतिहास पढ़ा और ऑर्थोडॉक्स अनुष्ठानों को कंठस्थ कर लिया। वे अपनापन चाहती थीं, पीटर पलायन। ये असंगति सिर्फ भावनात्मक नहीं, राजनीतिक भी थी। रूसी दरबार चुगलियों, भय और क्रूर शक्ति खिलों का सांप घोंसला था। सम्राज्ञी एलिजाबेथ अभी भी पूर्ण अधिकार से राज कर रही थी, पर उनका स्वास्थ्य गिर रहा था। सबको मालूम था कि बदलाव आने वाला है और सबका अपना एजेंडा था। कैथरीन पर लगातार नजर रखी जाती, उनकी चिट्ठियां पढ़ी जाती, दोस्तियां निगरानी में रहती, हर कदम की जांच होती। वे ना तो अपने पति पर, ना अपनी मां पर, जो अभी भी विदेशी हितों की फुसफुसाहट उनके कान में डालती, यहां तक कि नौकरों पर भी भरोसा नहीं कर सकती थी। यहां अलायंस रातों रात आरोपों में बदल जाते थे। लेकिन कैथरीन मूर्ख नहीं थी। उन्होंने चुपचाप गरबारी गेम खेलना सीखा, परछाई में सहयोगी बनाए, सैनिक अफसरों को मोहा, स्कॉलर देने से दोस्ती की और गरिमा और संयम की ऐसी छवि गढ़ी जो उनके पति के बचकाने नखरों और रूसी परंपराओं के प्रति खुले तिरस्कार से तीखा विरोधाभास का। बंद कमरों में कैथरीन ने प्रबोधन युग के विचारकों वोल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू को पढ़ना शुरू कर दिया। जबकि औरों की नज़र में वो केवल एक युवा रानी संगनी थी, वे अपने लिए ही नहीं, रूस के लिए भी एक विजन बना रही थीं, शक्ति, शिक्षा और तर्क का राष्ट्र। लेकिन एक समस्या थी, जितना पीटर जिंदा रहा उतना कैथरीन अधर में रही, एक शक्तिहीन पत्नी। इसलिए उन्होंने इंतजार किया, देखा और योजना बनाई। वे जानती थीं रूसी सिंहासन विरासत में नहीं मिलेगा, उसे लेना होगा। 1762 में लगभग 2 दशक के इंतजार, निगरानी और चुपके कदमों के बाद कैथरीन ने अपना क्षण देखा और दहला देने वाली सटीकता से उसे थाम लिया। सम्राज्ञी एलिजाबेथ मर चुकी थी और पीटर तृतीय आखिरकार जार बने, पर उनका राज लगभग तुरंत ही उधरने लगा था। कुछ ही महीनों में पीटर ने चर्च को पराया कर दिया, कुलीनों को नाराज किया, सेना का अपमान किया और रूस के पुराने दुश्मन प्रूशिया की भरपूर प्रशंसा की। उन्होंने अहम नीतियां पलटी, पादरियों का मान घटाया और खुलेआम कैथरीन को तलाक देकर अपनी प्रेमिका से शादी करने की बातें करने लगे। दरबार जो पहले ही उनके अनियंत्रित व्यवहार से आशंकित था, ठंडा पड़ गया। सेना जिसके कई जनरल कैथरीन के वफादार थे, गलियारों में बुदबुदाने लगे। आम रूसी, श्रद्धालु और पत्रीभ्रष्ट पीटर को विदेशी कठपुतली समझने लगे जो उनकी परंपराओं का मजाक उड़ाता है। यह सब देखते हुए कैथरीन ने चाल चली। उसी साल जुलाई में जब पीटर अपने ग्रीष्मकालीन महल में थे, कैथरीन ने एक खून रहित कूपदे तार छेड़ दिया। प्रमुख सैनिक अफसरों, जिनमें उनके प्रेमी ग्रेगोरी ऑर्लोव और उनके प्रभावशाली भाई थे, के समर्थन से वे पूरे शाही परिधान में सेंट पीटर्सबर्ग में गुजरी, एकातरीना द्वितीय घोषित हुई और शक्तिशाली इंपीरियल गार्ड की निष्ठा जीत ली। पीटर अचानक और बिना साथियों के कुछ ही दिनों में समर्पण कर बैठे।
उन्हें हिरासत में लिया गया और थोड़े ही समय बाद रहस्यमय स्थितियों में मृत पाए गए। आधिकारिक रिपोर्ट, हेमोरॉइडल कोलिक, अनौपचारिक राय, कत्ल। अब कैथरीन सम्राज्ञी थी, ना जन्म से, ना विवाह से, बल्कि इच्छा शक्ति, बुद्धि और दुस्साहस से। ये अभूतपूर्व था। विदेश जन्मी एक महिला, जिसका कोई वैध दावा नहीं, बिना किसी युद्ध के रूसी सिंहासन पर। लेकिन उनकी असली चुनौती अब शुरू हुई। उन्हें उस साहसी कब्जे को स्थायी विरासत में बदलना था। क्या रूस उन्हें स्वीकार करेगा? क्या कुलीन उनका मान करेंगे? क्या वे साम्राज्य को एक साथ रख पाएंगी बिना अपने पति वाले अंत का शिकार हुए? कैथरीन समझती थीं कि साजिश से मिली ताकत उतनी ही आसानी से फिसल सकती है। उन्हें षड्यंत्रकारी नहीं, दूरदर्शी राजा के रूप में राज करना था। और यहीं से शुरू हुआ उनका परिवर्तन, सावधान साजिशकर्ता से सुधारवादी सम्राज्ञी तक, जो सीमाएं फिर खींचेंगी, प्रबोधन अपनाएगी और सत्ता में महिला होने का मतलब ही बदल देंगी। ताज मिलने के बाद भी कैथरीन सिर्फ गद्दी पर बैठी नहीं रहीं। उनके पास इससे बड़ा सपना था, रूस को बदलना, और सिर्फ सैन्य या राजनीतिक तौर पर नहीं, बौद्धिक रूप से भी। जहां पीटर फ्रेडरिक द ग्रेट और खिलौना सैनिकों की पूजा में मग्न थे, कैथरीन वोल्टेयर, देदरो और प्रबोधन के निर्भीक चिंतकों की प्रशंसक थी। वे तर्क, प्रगति, शिक्षा और एक सम्राट के जनसेवक होने की भूमिका पर विश्वास करती थी, भले ही खुद निरंकुश सत्ता से राज करती हों। कैथरीन ने प्रबोधन का दर्शन सिर्फ पढ़ा नहीं, जिया। उन्होंने वोल्टेयर से सीधे 15 से अधिक वर्षों तक पत्र व्यवहार किया, उन्हें लुभाते हुए, और साथ ही अपनी निरंकुश सत्ता का बचाव भी करती रहीं। उन्होंने दिदरो को अपने दरबार में आमंत्रित किया और उसे आर्थिक सहारा देने के लिए उसकी पूरी लाइब्रेरी तक खरीद ली। बंद कमरों में वो कानूनी ग्रंथों में डूबी रहतीं, सुधारों पर बहस करतीं और साम्राज्य को आधुनिक बनाने की नीतियां गढ़तीं। उनके आरंभिक शासनकाल में रूसी कानून को संहिताबद्ध करने की कोशिशें भरी पड़ी थीं। 1767 में उन्होंने एक विधायी आयोग बनाया, एक महत्वाकांक्षी परियोजना जिसका उद्देश्य रूस की पूरी विधि संहिता को फिर से लिखना था। कैथरीन का अपना इंस्ट्रक्शन एक भेषधारी राजनीतिक घोषणा पत्र था, जो कानून के सामने समानता, यातना के खतरों और शासकों के जन कल्याण के दायित्व की बात करता था। 18वीं सदी के रूस की एक सम्राज्ञी के लिए ये विचार उग्र थे, लेकिन प्रबोधन के आदर्शों को रूस की हकीकतों से गुजरना था। एक विशाल, सामंती, गहरे रूढ़िवादी देश से, जहां कुलीन अपने सर्व्स को ठीक वहीं पसंद करते थे, अपने पैरों तले। कैथरीन ये जानती थीं, इसलिए वो सुधार की वकालत करते हुए भी फूंक फूंक कर कदम रखती रहीं। यातना के कुछ रूप खत्म किए, लौकिक शिक्षा की पहुंच बढ़ाई, स्कूल और पुस्तकालय बनवाए, लेकिन वफादारी बनाए रखने के लिए कुलीनों के अपने सर्व्स पर नियंत्रण की पुष्टि भी की। यही था कैथरीन का संतुलन। जनता के सामने दार्शनिक रानी, निजी तौर पर व्यवहारवादी सम्राज्ञी। वो विचारधारा और अस्तित्व, पेरिस के चमकते सैलून और मास्को की खुरदरी सियासत, इनके बीच तनी रस्सी पर चलती रहीं। रूस के लिए उनकी दृष्टि साहसी थी, पर हमेशा सोची समझी। कई मायनों में कैथरीन रूस को यूरोपीय नहीं, अपने तरीके से आधुनिक बनाना चाहती थीं। सुधार हाँ, मगर मखमली दस्ताने में लोहे का हाथ। कैथरीन केवल भीतर से सुधार करके संतुष्ट नहीं थीं, बल्कि उसे बाहर तक फैलाना चाहती थीं। ऐसा साम्राज्य बनाना जो भय, प्रशंसा और ईर्ष्या सब जगाए। जहां पीटर महान ने पश्चिम की ओर एक खिड़की खोली थी, कैथरीन दीवारें ही गिराना चाहती थीं। उनके नेतृत्व में रूस की सीमाएं पहले से कहीं ज्यादा फैल गईं। उन्होंने युद्ध सिर्फ ताज की रक्षा को नहीं, बल्कि यूरोप का नक्शा बदलने के लिए लड़े। उनके सबसे महत्वपूर्ण अभियानों में से एक उस्मानी यानी ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ था। 1760 से 1770 के दशक में लहरों की तरह लड़े गए ये युद्ध सिर्फ जमीन के लिए नहीं, असर और रसूख के लिए थे। कैथरीन अपने को मुस्लिम शासन में रह रहे ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों की मुक्तिदाता और पूर्वी यूरोप की संरक्षिका समझती थीं। अलेक्जेंडर सुबारोव और ग्रेगोरी पोपनकिन जैसे सेनापतियों के तहत रूस ने क्रीमिया, काले सागर का उत्तरी तट और गर्म पानी के बंदरगाहों तक पहुंच जैसे रणनीतिक क्षेत्र हथियाए। वो सपने जिन पर रूसी जार पीढ़ियों से नजर गड़ाए हुए थे। ये जीते केवल सैन्य नहीं,
प्रतीकात्मक भी थी। हर विजय के साथ कैथरीन संदेश भेजती, रूस अब यूरोप का दूर का पिछड़ा कजिन नहीं, एक महाद्वीपीय शक्ति है। उन्होंने पश्चिम की ओर भी नजरें टिकाईं। समझौतों और कूटनीतिक जालों की श्रृंखला में कैथरीन ने पोलैंड के विभाजनों में हिस्सा लिया। ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के साथ मिलकर जूझते पोलिश लिथुएनियन राष्ट्रमंडल को बांट दिया। 1795 के तीसरे बंटवारे तक नक्शे से पोलैंड मिट चुका था और रूस को विशाल नए क्षेत्र और लाखों नए प्रजा मिले। पर कैथरीन ने सिर्फ सेनाओं से नहीं, विचारों से भी उपनिवेश बसाए। नए नगर बने, व्यापार मार्ग फैले, जर्मन बसने वालों को रूसी खेतीहर जमीन संवारने बुलाया गया। साम्राज्य बर्फीले बाल्टिक से धूप सने काले सागर के तटों तक एक रंग बिरंगा मोजाइक बनता गया। आलोचक उन्हें शक्ति लोलुप, यहां तक कि साम्राज्यवादी कहेंगे, पर कैथरीन के लिए विस्तार महज महत्वाकांक्षा नहीं, नियति था। उनके अनुसार महान शासक का आकलन केवल विचारों से नहीं, सीमाओं से भी होता है। वो केवल रूस पर शासन नहीं करना चाहती थीं, बल्कि उसे एक संस्कारित साम्राज्य में ढालना चाहती थीं। दुश्मनों में भय, समकक्षों में सम्मान और प्रजा में उनके प्रति निष्ठा। अपनी करिश्माई शक्ति के बावजूद कैथरीन का शासन जोखिम से खाली नहीं था। 1773 में वो जोखिम एक दाढ़ी वाले कज़ाक के रूप में आया, इमिलियान पुगाचेव। ये कोई साधारण बागी नहीं था। उसने दावा किया कि वो और कोई नहीं, पीटर तृतीय यानी कैथरीन का मृत पति है। उसके अनुसार वो कू से बच निकला था और अब जर्मन हड़पदारी से सिंहासन वापस लेने लौटा है। ये दावे हास्यास्पद थे। पीटर बहुत पहले जा चुका था, पर रूस के थके हारे शोषित निचले तबकों के लिए दावे का सच होना जरूरी नहीं, बस उम्मीद देना काफी था। पुगाचेव ने मुक्ति का वादा किया, सर्फडम खत्म, कर में कमी, आम लोगों को जमीन। उसकी बातें वोल्गा नदी क्षेत्र में आग की तरह फैल गई, खासकर कज़ाक किसानों और पुराने मतावलंबियों में, जिस दौर में कुलीनों और सर्फ्स के बीच की खाई बेरहमी से चौड़ी हो चुकी थी। उसके वादे मुक्ति से लगे। पुगाचेव का विद्रोह रूसी इतिहास का सबसे बड़ा कृषक उत्थान बना। कस्बे गिरते गए, किले ढहते गए, कुलीन काटे गए। एक भयानक पल को लगा मानो साम्राज्य ही चिरचिरा जाएगा। कैथरीन हिल गईं। ये कोई बाहरी युद्ध नहीं था जिसे घुड़सवारों और संधियों से जीता जा सके। ये भीतर से उठ रही बगावत थी, उसी व्यवस्था के खिलाफ जिसे वो चलाती थी। मगर उन्होंने घबराहट नहीं, कार्रवाई चुनी। पेशेवर मिलिट्री टुकड़ियां भेजी और विद्रोह को बेरहमी से कुचल डाला। 1774 में पुगाचेव की फौज हार गई। वो पकड़ा गया, लोहे के पिंजरे में प्रदर्शित किया गया और अंत में मास्को में उसका सिर कलम हुआ। उन सब के लिए सार्वजनिक चेतावनी जो उसका अनुकरण करने की हिम्मत करते हैं। इसके बाद कैथरीन ने और साथ ही अपनी निरंकुश सत्ता का बचाव भी करती रहीं। उन्होंने दीदरों को अपने दरबार में आमंत्रित किया और उसे आर्थिक सहारा देने के लिए उसकी पूरी लाइब्रेरी तक खरीद ली। बंद कमरों में वो कानूनी ग्रंथों में डूबी रहतीं, सुधारों पर बहस करतीं और साम्राज्य को आधुनिक बनाने की नीतियां गढ़तीं। उनके आरंभिक शासनकाल में रूसी कानून को संहिताबद्ध करने की कोशिशें भरी पड़ी थीं। 1767 में उन्होंने एक विधायी आयोग बनाया, एक महत्वाकांक्षी परियोजना जिसका उद्देश्य रूस की पूरी विधि संहिता को फिर से लिखना था। कैथरीन का अपना इंस्ट्रक्शन एक भेषधारी राजनीतिक घोषणा पत्र था जो कानून के सामने समानता, यातना के खतरों और शासकों के जन कल्याण के दायित्व की बात करता था। 18वीं सदी के रूस की एक साम्राज्ञी के लिए ये विचार उग्र थे, लेकिन प्रबोधन के आदर्शों को रूस की हकीकतों से गुजरना था। एक विशाल, सामंती, गहरे रूढ़िवादी देश से, जहां कुलीन अपने सर्फ को ठीक वहीं पसंद करते थे, अपने पैरों तले। कैथरीन ये जानती थीं, इसलिए वो सुधार की वकालत करते हुए भी फूंक फूंक कर कदम रखती रहीं। यातना के कुछ रूप खत्म किए, लौकिक शिक्षा की पहुंच बढ़ाई, स्कूल और पुस्तकालय बनवाए, लेकिन वफादारी बनाए रखने के लिए कुलीनों के अपने सर्फ पर नियंत्रण की पुष्टि भी की। यही था कैथरीन का संतुलन, जनता के सामने दार्शनिक रानी, निजी तौर पर व्यावहारिक सम्राज्ञी।
वो विचारधारा और अस्तित्व पेरिस के चमकते सैलून और मॉस्को की खुरदरी सियासत इनके बीच तनी रस्सी पर चलती रहीं। रूस के लिए उनकी दृष्टि साहसी थी, पर हमेशा सोची समझी। कई मायनों में कैथरीन रूस को यूरोपी नहीं, अपने तरीके से आधुनिक बनाना चाहती थीं। सुधार हां, मगर मखमली दस्ताने में लोहे का हाथ। कैथरीन केवल भीतर से सुधार करके संतुष्ट नहीं थी, वो उसे बाहर तक फैलाना चाहती थीं। ऐसा साम्राज्य बनाना जो भय, प्रशंसा और ईर्ष्या सब जगाए। जहां पीटर महान ने पश्चिम की ओर एक खिड़की खोली थी, कैथरीन दीवारें ही गिराना चाहती थीं। उनके नेतृत्व में रूस की सीमाएं पहले से कहीं ज्यादा फैल गईं। उन्होंने युद्ध सिर्फ ताज की रक्षा को नहीं, बल्कि यूरोप का नक्शा बदलने के लिए लड़े। उनके सबसे महत्वपूर्ण अभियानों में से एक उस्मानी यानी ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ था। 1760 से 70 के दशक में लहरों की तरह लड़े गए ये युद्ध सिर्फ जमीन के लिए नहीं, असरो रसूख के लिए थे। कैथरी अपने को मुस्लिम शासन में रह रहे ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों की मुक्तिदाता और पूर्वी यूरोप की संरक्षिका समझती थीं। अलेक्जेंडर सुबारोव और ग्रिगोरी पटनकिन जैसे सेनापतियों के तहत रूस ने क्रीमिया, काले सागर का उत्तरी तट और गर्म पानी के बंदरगाहों तक पहुंच जैसे रणनीतिक क्षेत्र हथियाए। वो सपने जिन पर रूसी जार पीढ़ियों से नजर गड़ाए हुए थे। ये जीतें केवल सैन्य नहीं, प्रतीकात्मक भी थीं। हर विजय के साथ कैथरीन संदेश भेजती, रूस अब यूरोप का दूर का पिछड़ा कजन नहीं, एक महाद्वीपीय शक्ति है। उन्होंने पश्चिम की ओर भी नजरें टिकाईं। समझौतों और कूटनीतिक जालों की श्रृंखला में कैथरीन ने पोलैंड के विभाजनों में हिस्सा लिया। ऑस्ट्रिया और प्रशिया के साथ मिलकर जूझते पोलिश लिथुआनियन राष्ट्रमंडल को बांध दिया। 1795 के तीसरे बंटवारे तक नक्शे से पोलैंड मिट चुका था और रूस को विशाल नए क्षेत्र और लाखों नए प्रजा मिले। पर कैथरीन ने सिर्फ सेनाओं से नहीं, विचारों से भी उपनिवेश बसाए। नए नगर बने, व्यापार मार्ग फैले, जर्मन बसने वालों को रूसी खेतिहर जमीन संवारने बुलाया गया। साम्राज्य बर्फीले बाल्टिक से धूप सने काले सागर के तटों तक एक रंग बिरंगा मोज़ैक बनता गया। आलोचक उन्हें शक्ति लोलुप, यहां तक कि साम्राज्यवादी कहेंगे, पर कैथरीन के लिए विस्तार महज महत्वाकांक्षा नहीं, भाग्य था। उनके अनुसार महान शासक का आकलन केवल विचारों से नहीं, सीमाओं से भी होता है। वो केवल रूस पर शासन नहीं करना चाहती थीं, बल्कि उसे एक संस्कारित साम्राज्य में ढालना चाहती थीं। दुश्मनों में भय, समकक्षों में सम्मान और प्रजा में उनके प्रति निष्ठा। अपनी प्रतिभा और सत्ता के बावजूद कैथरीन महल के दरवाजों के पीछे की बातों के लिए भी उतनी ही विख्यात थीं। और नहीं, सब कुछ पुस्तकालयों में फुसफुसाकर नहीं होता था। उनके निजी जीवन पर सबसे अधिक थनाफूसी हुई। उनके प्रेमी थे, केवल एक दो ही नहीं, बल्कि सावधानी से चुनी गई एक लंबी कतार, अक्सर उनसे दशकों छोटे, रूपवान और कभी-कभी राजनीतिक रूप से प्रभावशाली। वो उन्हें छुपाती नहीं थीं, उल्टा अच्छे बर्ताव पर उन्हें खिताब, जागीरें और पेंशन देती थीं। और अगर बात बिगड़ी तो शांति से विदा, कभी कभी शालीनता, धन्यवाद और प्रमोशन के साथ भी। इन प्रेमियों में सबसे अहमों में एक थे ग्रिगोरी पटनकिन, जितने प्रतिभाशाली उतने ही साहसी। उनका संबंध रोमांस, राजनीति और साझेदारी की रेखाएं धुंधली करता था। कुछ इतिहासकार तो मानते हैं कि उन्होंने गुप्त विवाह भी किया होगा। दोनों ने साथ मिलकर सैन्य अभियानों, बसाहट परियोजनाओं और दक्षिणी रूस के कायाकल्प की दिशा तय की। पोटेनकिन केवल प्रेमी नहीं, कई मायनों में सह शासक थे। फिर भी यूरोप उस कांड से नजर नहीं हटा पाया। गपशप गहरी, व्यंग्य पुस्तिकाएं उन्हें कामुक, अतृप्त, यहां तक कि अस्थिर बताने लगीं। और उनकी मृत्यु के बाद तो अफवाहें और बदतर। सबसे कुख्यात, पूरी तरह झूठी और विभत्स घोड़े वाली कथा, जो उनके शत्रुओं ने उनकी विरासत को कलुषित करने के लिए गढ़ी। ये जुनून क्यों? सीधी वजह, कैथरीन एक ऐसी महिला थीं जो बिना माफी मांगे सत्ता चलाती थीं, और जिस दुनिया में स्त्री शासकों से या तो पवित्र कुमारी या दुखद पात्र होने की अपेक्षा की जाती थी, वहां उन्होंने वो रोल निभाने से इनकार कर दिया। वो जी, प्यार किया और अपने नियमों से राज किया, और यही उन्हें खतरनाक बनाता था। विडंबना ये कि जहां आलोचक उन्हें अनैतिक बताते, कैथरीन
प्रेम और कामुकता को लेकर बेहद दार्शनिक थीं। उनके लिए सुख जीवन का स्वाभाविक हिस्सा था और निजी संबंध सार्वजनिक दायित्व को चुनौती नहीं देते थे। उन्होंने भावना को शासन से अलग रखा, ऐसा कर्तव्य जो बहुत कम पुरुष शासक कर पाए थे। हकीकत में उनके बहुत से संबंध रणनीतिक थे। वो अपने आसपास वफादार, सक्षम और राजनीतिक रूप से उपयोगी पुरुष रखती थीं, और जब वे उपयोगी ना रहे तो मुस्कुराहट के साथ उदार सेवा निवृत्ति देकर विदा कर देती थीं। कैथरीन का प्रेम जीवन उनके शासन को कमजोर नहीं करता था, वो उनकी रणनीति का हिस्सा था। जुनून और शक्ति का ऐसा संगम जिसने उन्हें अविस्मरणीय, ईर्ष्याजनक और भयावह बनाया। अपनी करिश्माई शक्ति के बावजूद कैथरीन का शासन जोखिमों से खाली नहीं था। 1773 में वो जोखिम एक दाढ़ी वाले कज़ाक के रूप में आया, इल्यान पुगाचेव। ये कोई साधारण बागी नहीं था। उसने कहा कि वो और कोई नहीं, पीटर तृतीय यानी कैथरीन का मृत पति है। उसके मुताबिक वो कू से बच निकला था और अब जर्मन हड़पने वाली से सिंहासन वापस लेने आया है। ये दावे हास्यास्पद थे। पीटर बहुत पहले जा चुका था, पर रूस के थके हारे, शोषित निचले तबकों के लिए दावे का सच होना जरूरी नहीं, बस उम्मीद देना काफी था। पुगाचेव ने मुक्ति का वादा किया, सर्फडम खत्म, करों में कमी, आम लोगों को जमीन। उसकी बातें वोल्गा नदी क्षेत्र में आग की तरह फैल गई, खासकर कज़ाक किसानों और पुराने मतावलंबियों में। जिस दौर में कुलीनों और सर्फ के बीच की खाई बेरहमी से चौड़ी हो चुकी थी, उसके वादे मुक्ति सा लगे। पुगाचेव का विद्रोह रूसी इतिहास का सबसे बड़ा कृषक उदय मना। तस्बे गिरते गए, किले ढरते गए, कुलीन काटे गए। एक भयानक पल को लगा मानो साम्राज्य ही चिरचिरा जाएगा। कैथरीन हिल गईं। ये कोई बाहरी युद्ध नहीं था जिसे घुड़सवारों और संधियों से जीता जा सके। ये भीतर से उठती बगावत थी, उसी व्यवस्था के खिलाफ जिसे वो चलाती थीं। मगर उन्होंने घबराहट नहीं, कार्यवाही चुनी। प्रोफेशनल सैन्य टुकड़ियां भेजीं और विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया। 1774 में पुगाचेव की फौज हार गई। वो पकड़ा गया, लोहे के पिंजरे में प्रदर्शित किया गया और अंत में मॉस्को में उसका सिर कलम कर दिया गया। उन सब के लिए सार्वजनिक चेतावनी जो उसका अनुसरण करने की हिम्मत करते। इसके बाद कैथरीन ने और व्यवस्था व नियंत्रण पर और सख्ती कर दी। सर्फों को मुक्त करने के उनके सपने चुपचाप खामोशी में खो गए। बगावत ने उन्हें दिखा दिया था कि सामंतवाद में जकड़े देश में प्रबोधन की सीमाएं क्या हैं। अब वो कुलीनों पर और ज्यादा झुक गईं, जो बदले में अपने सर्फों पर निरंकुश अधिकार की गारंटी के साथ वफादारी देते थे। ये एक निर्णायक मोड़ था, जो सम्राज्ञी कभी वोल्टेयर उद्धृत करती थीं, अब दर्शन से ऊपर स्थिरता को रख रही थीं। सुधार सावधान हो गए, निगरानी बढ़ गई। बगावत की फुसफुसाहट भी सांस लेने से पहले कुचल दी जानी थी। पुगाचेव का सिर भले ही गया, पर उसने कैथरीन को एक चेतावनी देकर गया कि असमानता पर टिकी शक्ति बहुत देर तक नहीं टिकती। तूफान आकर उसे चूर कर देता है। जब कैथरीन द ग्रेट जीवन के अंतिम वर्षों के करीब पहुंची, तब तक वो रूस पर 3 दशकों से अधिक राज कर चुकी थीं, रूसी इतिहास में किसी भी स्त्री शासक से ज्यादा। सत्ता हथियाने के क्षण से ही उन्होंने उम्मीदों को धत्ता बताया, अपने साम्राज्य को पलटा और ये परिभाषित किया कि एक स्त्री और एक सम्राट क्या हो सकते हैं। उनके शासन में रूस सचमुच की यूरोपीय महाशक्ति बना। उसकी सीमाएं 2 लाख वर्ग मील से अधिक बढ़ीं। क्रीमिया, पोलैंड के कुछ हिस्से और काले सागर के तटों पर लंबी पट्टी, ये केवल सैन्य जीतें नहीं थीं, बल्कि रणनीतिक मोड़ थे। गर्म पानी के बंदरगाह सुरक्षित करना, व्यापार का नक्शा बदलना। पर उनकी विरासत सिर्फ नक्शों पर नहीं खींची। उन्होंने हर्मिटेज म्यूजियम की नींव में हाथ बटाया, यूरोप के महानतम कला संग्रहों में से एक जुटाया और प्रबोधन युग के सबसे बड़े दिमागों से पत्राचार किया। उनका दरबार परिष्कार, कला और बौद्धिक महत्वाकांक्षा का केंद्र बना। पश्चिमी यूरोपियों की नज़र में अक्सर पिछड़ा समझे जाने वाले देश में कैथरीन ने रूस को सांस्कृतिक मानचित्र पर पुख्ता रख दिया। उन्होंने शिक्षा का आधुनिकीकरण किया, लड़कियों के लिए स्कूल खोले, किताबों के मुद्रण को बढ़ावा दिया। उन्होंने रूस में चेचक का टीकाकरण शुरू कराया, खुद भी सार्वजनिक रूप से वैक्सीन लगवाई। अपने समय का एक वैज्ञानिक साहस।
फिर भी उनका शासन विरोधाभासों से खाली नहीं था। वो प्रबोधन आदर्शों की प्रशंसक थीं, लेकिन सर्फों को कभी मुक्त नहीं किया, बल्कि सर्फडम को नए इलाकों तक बढ़ाया। उनके सुधार प्रभावशाली थे, पर ज्यादातर ऊपर से नीचे थोपे गए थे, साम्राज्य को चमकाने के लिए उसकी बुनियाद बदले बिना। फिर भी कैथरीन का शासन स्थिरता और महत्वाकांक्षा लेकर आया। वे समझती थीं सत्ता विरासत में नहीं मिलती, उसे गढ़ना, साधना और लगातार बचाना पड़ता है। उन्होंने दैवीय अधिकार से नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति, राजनीतिक प्रतिभा और निरंतर गणना से राज किया। उन्हें बहुत कुछ कहा गया, हड़पने वाली, अत्याचारी, सुधारक, रसभोगी, पर सबसे बढ़कर वो प्रभावी थीं। 1796 में जब उनकी मृत्यु हुई, रूस सदियों की तुलना में अधिक समृद्ध, बड़ा और भयप्रद था। एक सुरक्षित सिंहासन, फैला हुआ साम्राज्य और सदियों तक टिकने वाली दास्तान उनके पीछे छूटी। कैथरीन ने केवल शासन नहीं किया, उन्होंने बुद्धि, रणनीति और इतिहास पर अपनी निडर पकड़ से उसे आकार दिया, और ऐसा करते हुए वो केवल सम्राज्ञी नहीं रहीं, मिथक बन गईं। अपनी सारी शक्ति, विस्तार और स्थायी विरासत के बावजूद कैथरीन द ग्रेट मूलतः एक ऐसी स्त्री थीं जो पुरुष प्रधान दुनिया में रास्ता बनाती और उसे अपनी इच्छा में ढालती चली गईं। औपचारिक चित्रों और राजफरमानों के पीछे एक ऐसी व्यक्ति थी जो अपने नाजुक पद की सच्चाई से पूरी तरह वाकिफ थी कि वो जन्म से रूसी नहीं थीं, कू के जरिए सिंहासन तक पहुंची और ऐसे साम्राज्य पर राज करती थीं जो एक स्त्री शासक को चाहता ही नहीं था। फिर भी वो केवल टिकी नहीं रहीं, फली फूली। वो सजावटी होने से संतुष्ट नहीं थीं, लगातार पढ़ती, लिखती, सीखती रहीं। उनका दैनिक कार्यक्रम कड़ा था, रिपोर्टें पढ़ना, विदेशी शक्तियों से पत्राचार, राजपत्र एडिट करना और प्रतिस्पर्धी गुटों से भरे दरबार को साधना। वो ताज पर सिर्फ बैठती नहीं थीं, उसे जन्मजात राजनेता की तरह चलाती थीं, और कई मायनों में वो अकेली भी थीं। दरबारियों, प्रेमियों और कलाकारों से घिरी होने के बावजूद उन्होंने संस्मरणों में लिखा कि बहुत कम लोग ऐसे थे जिन पर वो सचमुच भरोसा कर सकती थीं। उनके बेटे पॉल पर उनका भरोसा नहीं था। वो उसे राज्य कार्यों से दूर रखती और डरती थीं कि कहीं वो सारी प्रगति उलट न दे। उनके सबसे बड़े भावनात्मक सांझे ग्रेगोरी पंपकिन के साथ प्रेम गहरी दोस्ती में ढल गया, पर 1791 में उनकी मृत्यु ने एक ऐसा घाव छोड़ा जो कभी नहीं भरा। कैथरीन ने अपनी छवि बहुत सोच समझकर गढ़ी। वो कथा की शक्ति समझती थीं और उसे अपने युग के ज्यादातर सम्राटों से बेहतर साधती थीं। कभी रूस की माता, कभी प्रबुद्ध सम्राट, कभी योद्धा सम्राज्ञी, कभी कला प्रेमी। पर इन चेहरों के नीचे एक ऐसी स्त्री थी जिसने अस्वीकृति, विश्वासघात, कांड और बगावत सब झेले और चलती गईं। 1796 में जब वो गईं, उन्होंने बदला हुआ साम्राज्य छोड़ा और कुछ सवाल भी। क्या वो सर्फडम खत्म करने के लिए और कर सकती थीं? क्या वो प्रबोधन आदर्शों और राजनीति के आगे झुक गए? वो ज्यादा सुधारक थीं या ज्यादा शासक? इतिहास उन्हें उस उपाधि से याद करता है जो उन्होंने खुद नहीं चुनी, महान। ये इसलिए नहीं कि वो निष्कलंक, दयालु या न्यायप्रद थीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने ऐसे समय और जगह पर अपनी शर्तों पर सत्ता थामी और भरती जहां स्त्रियों को होना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने ताज केवल पहना नहीं, ये भी लिख दिया कि उसे पाने का मतलब क्या है। दक्षिणी मेक्सिको की चियापास की नम और हरित अरण्य गहराइयों में पालिंग के रखा हंडर प्राचीन माया दुनिया की कहानियां फुसफुसाते हैं। घने छत्रवन से ऊपर उठती मीनारें, चूना पत्थर के चेहरे समय से घिसे पर राजों से भरे। 1994 में उन राजों में से एक राज खुला। फानी लोपेज जिमेनेज के नेतृत्व में मैक्सिकन पुरातत्वविदों की एक टीम थ्रोन वाले मंदिर यानी शिलालेख के अधिक प्रसिद्ध मंदिर जहां महान राजा पाकाल का समाधि स्थान है के पास एक सापेक्षता छोटे पिरामिड का सर्वेक्षण कर रही थी। थ्रोन वाले मंदिर से बहुत उम्मीद नहीं थी तब तक जब तक उन्हें संरचना के नीचे एक सीलबंद छिपा हुआ कक्ष ना दिखा। लुटेरों ने उसे छुआ तक नहीं था, वो अनछुआ था। जब पुरातत्वविदों ने तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो उन्हें मौन में ठहरा एक पत्थर का ताबूत मिला। हवा सदियों के बोझ से भारी थी। जैसे ही ढक्कन उठा, लाल धूल धुएं सी उठी, चमकदार, चौंकाने वाली लाल।
अंदरी हिस्सा पिसे हुए मरकरी सल्फाइड से ढका था, एक विषैला पारा सल्फाइड जिसे माया लोग अनुष्ठानों में इस्तेमाल करते थे, और उसी लाल धुंध के बीच एक स्त्री का कंकाल लेटा हुआ था, सावधानी और आदर के साथ दफनाई गई। नाजुक पर अक्षत बनी, खोपड़ी पर जेड का मखोटा और चारों ओर जेड और शंख से बने अर्पण, हार, मुकुट, कानों के फलक। दफनाए के हर संकेत शाही तौर तरीके बयान कर रहे थे, पर कोई नाम नहीं, कोई लेख नहीं। ये मैसो अमेरिका में मिले सबसे समृद्ध स्त्री समाधियों में से एक थी, और साथ ही एक पहेली। उसे रेड क्वीन कहा गया। क्या वो 7वीं शताब्दी में जीवित रहीं? अधिकतर माया कब्रों के विपरीत उसकी समाधि छिपी हुई, अनछुई और जानबूझकर अलग थलग रखी गई। उसका दफनान केवल औपचारिक नहीं, आध्यात्मिक भी था। ये स्त्री शब्दों से नहीं, अनुष्ठान, रंग और अपने पीछे छोड़ी गई गुत्थियों से याद की जाने वाली थी। रेड क्वीन की समाधि का सबसे सिहरन जगाने वाला पक्ष उसका जेड आभूषण या सीलबंद कक्ष की खामोशी नहीं, बल्कि लाल धूल थी, सिनाबार की मोटी परत जो हर चीज पर चढ़ी थी, ताबूत, दीवारें, उसकी हड्डियां, यहां तक कि अर्पित वस्तुएं जैसे पत्थर पर चिपका हुआ खून। माया लोगों के लिए यह संयोग नहीं था। पिसे हुए मरकरी सल्फाइड से बना सिनाबार प्राचीन दुनिया के सबसे पवित्र और सबसे खतरनाक पदार्थों में से एक था। उसका धाकता लाल रंग केवल आंखों को चकित करने वाला नहीं था, वो रक्त, पुनर्जन्म और प्राणशक्ति का प्रतीक था। रेड क्वीन भले नामहीन हो, पर अपनी दुनिया में वो कभी बेआवाज नहीं थी। उसे केवल खजानों के साथ नहीं, बल्कि उद्देश्य से भरी वास्तुकला में दफनाया गया, जिसमें माया ब्रह्मांड चिंतन, अनुष्ठानिक प्रतीकवाद और जानबूझकर किया गया विन्यास परत दर परत बसा था। उसकी समाधि केवल कब्र नहीं थी, वो अनंतता का द्वार थी। उसका शरीर मंदिर 3 के भीतर मिला, पालिंग के हृदय में स्थित छोटे पिरामिडों में से एक। फिर भी शिलालेखों के मंदिर जहां महान पाकाल विश्रांत हैं की निकटता बहुत कुछ कहती है। ये मंदिर यूं ही नहीं बनाए गए थे, उनका स्थान निर्धारण पवित्र था, ज्योतिष, मिथक और वंशगत विरासत से मार्गदर्शित। मंदिर 3 अपने भव्य पड़ोसी की तुलना में विनम्रता सोचता है, पर इसके भीतर कुछ और भी अंतरंग छिपा था। लुटेरों से अछूती, सीलबंद कब्र, लगभग अक्षुंड। ये मंदिर के कोर में गहराई पर बनाई गई थी, जहां केवल एक खड़ी संकरी सीढ़ी से पहुंचा जा सकता था। उसकी समाधि की ओर यह अवरोह मानो प्रतीकात्मक हो, अधोलोक की ओर अनुष्ठानिक यात्रा। कक्ष सादा है, कटी हुई पत्थरों से बना और कड़े तौर पर सील। करीब 1130 वर्षों तक दीवारों पर न कोई ग्लिफ, न भित्ति चित्र, न कोई अलंकृत नक्काशी उसकी कथा सुनाती। शायद ये मौन भी जानबूझकर था। ये स्थान जीवितों की व्याख्या के लिए नहीं, मृतक के रूपांतरण के लिए था। मध्य में उसका चूना पत्थर का ताबूत वेदी सा विराजता है, जहां पाकाल के भव्य पत्थर के ताबूत की प्रतिध्वनि जैसा। पाकाल का ताबूत का ढक्कन ब्रह्मांडीय पुनर्जन्म के दृश्यों से विख्यात है। वहीं रेड क्वीन की समाधि अधिक संयत है, ध्यान भीतर की ओर, देह पर, सिनाबार पर, स्वयं मृत्यु के अनुष्ठान पर। फिर भी सूक्ष्म स्थापत्य संकेत अर्थ की ओर इशारा करते हैं। समाधि पूर्व पश्चिम अक्ष पर उन्मुख है, सूर्य की जीवन से मृत्यु की यात्रा का प्रतीक। कक्ष छोटा है पर प्रभावशाली, जानबूझकर निजी, आदर पात्र के लिए पवित्र परिवेश। माया मंदिर ब्रह्मांड यंत्र थे, आकाश, धरती और अधोलोक के सेतु। ऐसे किसी में दफन होना मनुष्य लोक से परे उठने के समान था। रेड क्वीन का ये चिर आवास संयोग नहीं, सावधानी से निर्मित एक तीर्थ था, जहां मृत्यु रूपांतरण बनती है। उसकी हड्डियां पत्थर में विश्राम लेती हैं, सार सिनाबार में और विरासत स्वयं वास्तुकला में। एक मंदिर जो बिना शब्दों के बताता है कि वो मायने रखती थी। प्राचीन माया के लिए मृत्यु अंत नहीं थी, एक दहलीज थी, पाताल लोक सिबाल्बा में प्रवेश का पवित्र मार्ग। और रेड क्वीन जैसी हस्ती के लिए ये पारगमन केवल आध्यात्मिक नहीं, राजनीतिक, ब्रह्मांडी और गहरे अनुष्ठानिक भी था। दफन संस्कार सुविचारित, कोरियोग्राफ किए गए आयोजन होते, जो मृतकों में जड़े होते, जो आत्मा को अधोलोक की छल कपट भरी परतों से सुरक्षित निकालने के लिए बनते। माया ग्रंथ और चिन्ह चित्र बताते हैं कि सिबाल्बा कोई शांत परलोक नहीं, अंधेरों की भूल भुलैया, रक्त नदियाँ, परीक्षाएं और मृत्यु देवताओं का निवास।
वही सफल होते जो विधिवत दफन, अनुष्ठानिक रूप से तैयार और आध्यात्मिक औजारों से लैस होते। रेड क्वीन सिनाबार में लिपटी, पत्थर में संलग्न और अर्पणों से घिरी दफन हुई, विशिष्ट वर्ग के दफन का हर संकेत। पर और भी है। उसकी समाधि में अस्थि सुइयों और ओब्सीडियन धारियों की उपस्थिति आत्म बलिदान के अनुष्ठानों की ओर इशारा करती है, शायद ऐसे प्रतीकात्मक औजार जो उसने जीवन में संपन्न किए कर्मकांडों का प्रतिनिधित्व करते हों, या उन्हें उसके दफन के समय फिर से निभाया गया हो ताकि उसकी आत्मा सशक्त हो। जेड की टाइलों से बारीकी से जोड़ा गया उसका मुखौटा मात्र सजावट नहीं रहा होगा, वो आध्यात्मिक पात्र की तरह उसके चेहरे और पहचान को सुरक्षित रखने का माध्यम रहा होगा जब वो परलोक की यात्रा पर थी। माया मान्यता में चेहरा आत्मा का दर्पण है और आत्मा को देवताओं द्वारा पहचाना जाना जरूरी है। उसके चारों ओर रखे सिरामिक पात्र किसी समय चॉकलेट, मक्का, पानी, यहाँ तक कि पुलके से भरे रहे होंगे ताकि अगले लोक में नोषण मिले। स्टिंगरे की रीढ़ की कांटे या शंख भरियां जैसे अन्य सामान आध्यात्मिक औजार देवताओं को पुकार या अनुष्ठानिक संप्रेषण के प्रतीक रहे होंगे। दफन केवल विदाई नहीं, रूपांतरण था। माया चक्रों में विश्वास करते थे, मृत्यु बीज, दफन रोपण और परलोक पुनर्जन्म। राजा रानी को प्रायः देवताओं के पृथ्वीगत अवतार माना जाता और मृत्यु में वे उन्हीं देवीय मूलों को लौटते। रक्त रंग में ढकी पिरामिड में विराजती और अर्पणों से सम्मानित रेड क्वीन को पुनर्जन्म के लिए तैयार किया जा रहा था, न मात्र नश्वर रूप में बल्कि ब्रह्मांडीय धर्म व्यवस्था से जुड़ी सत्ता हस्ती के रूप में। उसका दफन उसकी कहानी का अंत नहीं, उसकी दास्तान की शुरुआत था। रेड क्वीन के अंतिम विश्राम स्थल से कुछ ही कदम दूर मेसो अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित समाधियों में से एक है। किनीचिव जनाब पाकाल, बल्कि पाकाल द ग्रेट की कब्र है। शिलालेखों के महान मंदिर के भीतर उनका दफन कला कौशल, पैमाने और गहरे आध्यात्मिक प्रतीकवाद के लिए विख्यात है। मगर रेड क्वीन की समाधि को असाधारण बनाता केवल उसका अंतर्वस्तु नहीं, उसका स्थान है। उसका ताबूत मंदिर 3 में छिपा मिला, पाकाल के महान स्मारक के ठीक सटे। पालेंग जैसी नगरी में जहां हर मंदिर ब्रह्मांडीय सिद्धांतों का प्रतीक बनने को सुनियोजित रूप से रखा गया, यह निकटता संयोग नहीं, पत्थर में उकेरा गया वक्तव्य था। अनेक विद्वान मानते हैं कि रेड क्वीन जागबू आह थीं, पाकाल की रानी और विश्वस्त संगिनी। भले उसकी समाधि पर अभिलेख नहीं, दोनों के दफन में समानताएं चौंकाती हैं। दोनों सिनाबार में लिपटे, दोनों पिरामिडों में विराजित, दोनों जेड के साथ दफन और दोनों के साथ अत्यंत श्रद्धा। यह अनुष्ठान मानो किसी पवित्र कथा के 2 आधों के परछाई हों। पाकाल के ताबूत का ढक्कन उन्हें अधोलोक वृक्ष में अवतरित होते हुए दिखाता है, मृत्यु और पुनर्जन्म का ब्रह्मांडीय दृश्य। रेड क्वीन की सादी समाधि में ऐसा चिन्ह चित्र नहीं, पर अर्थ स्वयं इस जोड़ी में निहित है। यदि पाकाल सूर्य हैं जो रात्रि में अधोलोक से गुजरकर फिर उदय होते हैं, तो रेड क्वीन चंद्रमा रही हों, वो महिला शक्ति जो आकाश में अपने रहस्यमय पथ पर चलती है। साथ मिलकर वे ब्रह्मांडीय द्वैत का अवतार हैं, पौरुष और स्त्रीत्व, राजा और रानी, सूर्य और चंद्र, व्यवस्था और अनुष्ठान। माया मिथकों में राज एक व्यक्ति का वर्चस्व नहीं, संबंधों का संतुलन था। ब्रह्मांड में सामंजस्य के लिए संतुलन चाहिए और वही संतुलन राज दरबार तक फैला। रेड क्वीन को पाकाल के समीप रखकर माया केवल विवाह नहीं, एक ब्रह्मांडीय साझेदारी सुरक्षित कर रहे थे। मृत्यु में उनकी निकटता उनके जीवन भूमिकाओं का प्रतिबिंब रही होगी। रानी जो पीछे नहीं, बराबर सिंहासन ही नहीं बल्कि विरासत भी साझा करती हुई। अपनी समाधियों में वे बिना शब्दों के बोलते हैं, सिनाबार और पत्थर में लिपटी 2 आत्माएं, अनंत में संयोजित, इतिहास के सबसे पवित्र मौनों में से एक। समय में उसका नाम खो गया होगा, पर पालेंग की रेड क्वीन कोई भूली बिसरी अवशेष नहीं, प्राचीन दुनिया की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली महिलाओं में से एक के रूप में जीवित है। उसकी समाधि जो 1300 वर्षों तक सीलबंद रही, अब सदियों पार फुसफुसाती है और हर नई खोज के साथ प्रश्नों को और ऊंचा स्वर देती है। वो एक रहस्य का रूप है जो अब तक पूरी तरह समझ में आने से इनकार करता है। हम शायद कभी ना जान पाएं कि वो ठीक ठीक कौन थी। न कोई ग्लिफ उनका नाम उकेर गया, न कोई स्तंभ लेख उसकी कथा सुनाता है। फिर भी उसके दफन में दिखती सावधानी, चढ़ावों की समृद्धि और उसकी सुर्खी से भीगी हड्डियों का प्रतीकवाद सब एक अत्यंत महत्वपूर्ण महिला की बात करते हैं। केवल पत्नी या संगिनी नहीं, बल्कि वास्तविक प्रभाव, आध्यात्मिक भार और राज ब्लड वाली।
आज रेड क्वीन हमें अपनी धारणाएं फिर से परखने को मजबूर करती है, याद दिलाती है कि प्राचीन माया जगत में महिलाएं मौन नहीं थीं, वे अनुष्ठान कराती थीं, नगर चलाती थीं और वंशों की रूपरेखा करती थीं। पाकाल जैसे राजाओं ने भले लंबे समय तक मंच की रोशनी ली हो, रेड क्वीन का पुनर्प्रकाशन याद दिलाता है कि शक्ति केवल पुरुषों की नहीं, वो माताओं, रानियों, पुरोहिताओं और दूरदर्शियों के माध्यम से भी बहती थी। उसकी विरासत उन खजानों से बड़ी है जो पीछे छूट गए। वो संवाद है जो उसने पुरातत्वविदों, इतिहासकारों, कलाकारों और कथाकारों के बीच शुरू किया। जेड का हर मन का, रेड की हर परत, मंदिर 3 के स्थापत्य का हर चयन, सब कुछ सोच समझकर मैसेज देता है कि ये महिला मायने रखती थी। और शायद उसकी कथा का सबसे असाधारण हिस्सा यही है, वो जो हम जानते हैं, बल्कि वो जो हम अब तक नहीं जानते। लाल रानी हमें सिखाती है कि इतिहास केवल तथ्यों का संग्रह नहीं है, ये एक जीवित पहेली है, अतीत से जुड़ने की साझा मानवी लालसा है। इस अर्थ में उसकी विरासत अभी भी आगे बढ़ रही है। वो लाल कपड़े में लिपटी हुई है, वो रंग जो जीवन, बलिदान, रक्त और पुनर्जन्म का प्रतीक है। उसका चेहरा जो कभी जेठ के मुखौटे के पीछे छिपा था, अब विज्ञान, कला और विस्मय के माध्यम से हमें देखता है। वो नामहीन है लेकिन मौन नहीं, रहस्यमयी है लेकिन भूली नहीं गई। लाल रानी ने शायद जीवन में एक राज्य पर शासन किया हो, लेकिन मृत्यु में वो इससे भी बड़ी चीज़ पर शासन करती है, हमारी कल्पना पर। उसकी समाधि पत्थर से सील थी, उसकी कहानी मौन में लिखी गई थी, और फिर भी किसी तरह वो बोलती है। फ्रीडा काहलो का जन्म 6 जुलाई 1907 को मेक्सिको सिटी के बाहरी इलाके में स्थित जीवंत कोयोआकान जिले में हुआ था। उसका बचपन का घर कासा आजूल यानी नीला घर, रंग, विरोधाभास और शांत शक्ति से भरा हुआ था। बाद में यही घर एक शरणस्थली, एक रणभूमि और 20वीं सदी की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक के संग्रहालय में बदल गया। फ्रीडा 4 बहनों में तीसरी थी। उसके पिता गिलर्मो कालो एक जर्मन हंगेरियन फोटोग्राफर थे और उसकी मां मटिल्डे काल्डेरॉन स्वदेशी और स्पेनिश वंश की एक कट्टर कैथोलिक महिला थी। उसके माता पिता एकदम अलग थे, पिता शांत और बौद्धिक, मां धार्मिक और भावनात्मक रूप से दूर। फ्रीडा ने अपने पिता की आत्मचिंतन और कलात्मक दृष्टि को पाया और अपनी मां की प्रचंड दृढ़ता को भी। बचपन में फ्रीडा व्याख्यानशील, स्पष्टवादी और साहसी थी। वो बहुत पढ़ती थी और ऐसे सवाल पूछती थी जिनका जवाब बड़े देना नहीं चाहते थे। लेकिन 6 वर्ष की उम्र में उसे पोलियो हो गया, जिससे उसकी दाहिनी टांग पतली और कमज़ोर हो गई। उसने इसे लंबे स्कर्ट से छुपाने की कोशिश की, लेकिन अपने जज्बे को कभी सीमित नहीं होने दिया। बीमारी ने उसे महीनों तक बिस्तर पर और अन्य बच्चों से अलग रखा। इसी दौरान वो अपने पिता के करीब हो गई, जिन्होंने उसे व्यायाम, साइकिल चलाना और दिमाग को तेज रखना सिखाया। अधिकांश लड़कियों की तरह वो गृहिणी बनने का सपना नहीं देखती थी, उसका सपना डॉक्टर बनने का था। 15 साल की उम्र में उसने मेक्सिको सिटी के नेशनल प्रिपरेटरी स्कूल में दाखिला लिया, जहां कुछ ही लड़कियों को स्वीकार किया जाता था। वहां वो न केवल अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, बल्कि अपने विद्रोही स्वभाव, क्रांतिकारी सोच और अनोखे अंदाज के लिए भी अलग दिखी। उसने काचुछाज नामक युवा बुद्धिजीवियों के समूह से जुड़कर दर्शन, साहित्य और राजनीति पर बहस की। फ्रीडा क्रांति और परंपरा को चुनौती देने वाले विचारों की ओर आकर्षित हुई, लेकिन उन शुरुआती वर्षों में भी बस दुर्घटना और प्रसिद्धि से पहले ही फ्रीडा काहलो अपनी तेज धार वाली सोच, बेबाक विचारों और इतनी बड़ी पहचान के साथ दुनिया में खुद को चित्रित कर रही थी कि वो किसी और की अपेक्षाओं में नहीं समा सकती थी। 17 सितंबर 1925 को फ्रीडा का जीवन 2 हिस्सों में बंट गया, वो लड़की जो वो थी और वो औरत जो उसे मजबूरन बनना पड़ा। उस दोपहर वो अपने प्रेमी अलेखांद्रो गोमेज के साथ लकड़ी की बस में सवार हुई। वो हंस रहे थे, बहस कर रहे थे। फ्रीडा कभी आधे मन से कुछ नहीं करती थी, लेकिन कुछ ही देर बाद बस एक स्ट्रीट कार से टकरा गई। क्षण भर में उसका भविष्य दर्द, धातु और सन्नाटे में बिखर गया। दुर्घटना भयानक थी। फ्रीडा एक लोहे की रेलिंग से आर पार हो गई। उसकी रीढ़ की हड्डी 3 जगहों से टूट गई। उसकी दाहिनी टांग चकनाचूर हो गई। कंधा, पसलियां, कॉलर बोन सब टूट गए। पेट और श्रोणी घायल हो गए। वो सिर्फ 18 साल की थी। एक आदमी ने उसे एक ओवरकोट से ढका। किसी ने देखा कि उसका शरीर चमक रहा है, खून से नहीं बल्कि उस सुनहरे पाउडर से जो वो एक थैली में लिए हुए थी। वो टकराव से फट गया था, जिससे उसका टूटा हुआ शरीर चमकदार राख की तरह दमक रहा था।
फ्रीडा को रेड क्रॉस अस्पताल ले जाया गया। महीनों तक सर्जरी, संक्रमण और अनिश्चितता के बीच वो बिस्तर पर पड़ी रही। डॉक्टर बनने का सपना धीरे धीरे उससे दूर होता गया, लेकिन इसी स्थिरता में एक नया द्वार खुला। उसके पिता ने उसे ब्रश दिए, उसकी माँ ने बिस्तर पर एक खास ईजल लगाया और ऊपर दर्पण रखा ताकि वो खुद को देख सके। वहीं प्लास्टर और पीड़ा में जकड़ी हुई फ्रीडा ने चित्र बनाना शुरू किया, पहले ऊब से, फिर जुनून से। उसकी पहली वस्तुमत उसका अपना चेहरा था, क्योंकि वही उसके पास था। ये अहंकार नहीं था, ये जीवन का तरीका था। फ्रीडा ने फूलों या सुंदर नज़ारों की बजाय दर्द को चित्रित किया, अपने दर्द को, शारीरिक, भावनात्मक और अस्तित्ववादी। उसने खुद को फटे, घायल, खून से सने, लेकिन हमेशा सतर्क और ताकतवर रूप में चित्रित किया। उसकी कला ने शरीर को कैनवास और आत्मा को वेदी बना दिया। मैक्सिकन लोक कला, अति यथार्थवाद और प्रतीकवाद का मिश्रण उसकी पेंटिंग्स में झलकता था। उसकी कला दर्द की भाषा बन गई, एक ऐसी भाषा जो व्यक्तिगत, ईमानदार और कभी-कभी असहनीय थी, लेकिन यही उसका उद्देश्य था। 1928 में 21 साल की उम्र में, अभी भी ठीक हो रही और पेंटिंग करती हुई, उसने उस आदमी से मुलाकात की जिसने उसके जीवन का सबसे गहरा और उथल-पुथल भरा रिश्ता बनाया, डिएगो रिवेरा। वो उससे 20 साल बड़ा था और मैक्सिको का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार, विशालकाय कट्ठी वाला मैक्सिकन भीति चित्र मंडल का दिग्गज। फ्रीडा ने पहले उसकी कला देखी थी और प्रशंसा की थी, लेकिन अब उसने उससे सीधे पूछा, क्या मेरे पास प्रतिभा है? डिएगो ने एक नज़र डाली और कहा, हाँ, और ये सिर्फ दया के कारण नहीं है। उसने फ्रीडा में एक राढ़, कच्ची और ईमानदार आवाज़ पहचानी, क्रोध, विडंबना, पीड़ा और सुंदरता से भरी हुई। उन्होंने एक ऐसा रिश्ता शुरू किया जो जितना रचनात्मक था उतना ही सर्वग्राही भी। फ्रीडा ने एक बार कहा था, मेरे जीवन में 2 हादसे हुए, एक जिसमें एक स्ट्रीट कार ने मुझे कुचल दिया, दूसरा था डिएगो। वे 1929 में विवाह बंधन में बंधे। बाहरी लोगों के लिए ये एक अजीब जोड़ी थी। डिएगो विशालकाय, बेवफा, राजनीतिक रूप से प्रसिद्ध। फ्रीडा तेज जबान वाली, बेहद स्वतंत्र और पहले से ही छड़ी का सहारा लेने वाली। उसके माता पिता ने इस विवाह को एक हाथी और एक कबूतर का मिलन कहा। इनका बंधन भावुक था, लेकिन अव्यवस्थित भी। डिएगो ने उसकी कला का समर्थन किया और उसे एक चित्रकार के रूप में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन वो लगातार बेवफा भी था, यहां तक कि फ्रीडा की बहन क्रिस्टीना के साथ। इससे फ्रीडा टूट गई। बदले में उसने भी अपने प्रेमी बनाए, पुरुष और महिलाएं दोनों। कहा जाता है कि उसके रिश्ते लियोन ट्रॉट्स्की और चित्रकार जॉर्जिया ओकीफ के साथ भी थे। 1939 में उन्होंने तलाक लिया, लेकिन 1 साल बाद अलग शर्तों पर फिर विवाह किया। इस बार फ्रीडा अपनी स्वतंत्रता, अपना घर, अपना पैसा और अपना नाम बनाए रखेगी। उनका दूसरा विवाह पारंपरिक प्रेम से अधिक रचनात्मक साझेदारी और आपसी समझ पर आधारित था। विश्वासघात और दिल टूटने के बावजूद डिएगो फ्रीडा के जीवन में एक स्थायी शक्ति बना रहा। उसने उसे चुनौती दी, उसे चोट पहुंचाई, लेकिन साथ ही उस पर विश्वास भी किया। एक कलाकार, एक क्रांतिकारी और एक ऐसी स्त्री जो पेंटिंग को फिर से परिभाषित कर सकती थी। साथ मिलकर वो शांत नहीं थे, लेकिन वो किंवदंती बन गए। 1930 के दशक में फ्रीडा डिएगो के साथ उत्तरी अमेरिका गई, सैन फ्रांसिस्को, डेट्रॉइट और न्यूयॉर्क, जहां वो बड़े बड़े भित्ति चित्र बना रहा था। इन वर्षों ने उसे अमेरिकी औद्योगिकता, धन और पूंजीवाद के विरोधाभासों के सामने ला खड़ा किया। फ्रीडा एक प्राउड मैक्सिकन राष्ट्रवादी थीं, प्रतिबद्ध कम्युनिस्ट थीं और स्वदेशी परंपराओं की प्रशंसक थीं। अमेरिका में देखी गई भव्यता, खासकर महामंदी के बीच, उसकी मोह भंग की भावना और गहरी करती। अपने पत्रों में उसने अमेरिकी भौतिकता और दिखावे का मजाक उड़ाया और कहा कि उसे मैक्सिको की कठोरता, रंग और विरोधाभास याद आते हैं। जब डिएगो फैक्ट्री की दीवारों पर विशालकाय भित्ति चित्र बना रहा था, फ्रीडा ने छोटे, शांत लेकिन गहरे व्यक्तिगत चित्र बनाना शुरू किया। उसकी शैली तेज, अति यथार्थवादी, भावनात्मक और अंतरंग होती गई। इसी दौरान उसने अपने सबसे प्रसिद्ध आत्मचित्र बनाए। फ्रीडा ने खुद को घमंड से नहीं, बल्कि जीवित रहने के लिए चित्रित किया। उसका शरीर लगातार दर्द में था, दुर्घटना, कई ऑपरेशन
और डेट्रॉइट में गर्भपात ने उसे भीतर की ओर मोड़ दिया। उसके चित्रों में उसका खून बहता, शरीर बिखरा हुआ और आत्मा उजागर होती दिखती थी। फिर भी उसका चेहरा हमेशा शांत, सीधा और निडर था। उसकी एक सबसे शक्तिशाली पेंटिंग हेनरी फोर्ड हॉस्पिटल में वो अस्पताल के बिस्तर पर रोती हुई पड़ी है। उसके चारों ओर हानि के प्रतीक तैर रहे हैं, एक बरूद, एक घोंघा, चिकित्सीय उपकरण, टूटी श्रोणी। ये कच्चा, ग्राफिक और बेहद भावनात्मक था। सत्य से लथपथ कैनवस। मैक्सिको लौटकर फ्रीडा वामपंथी राजनीति में डूब गई। उसने और डिएगो ने निर्वासन में रह रहे लियोन ट्रॉट्स्की को अपने घर में शरण दी। फ्रीडा ने तहवाना पोशाकें पहनी, पारंपरिक स्वदेशी वस्त्र सिर्फ फैशन के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक वक्तव्य के रूप में। उसकी कला उसके विश्वासों से कभी अलग नहीं रही। उसका शरीर, उसकी पहचान और उसकी विचारधारा सब उसकी कला में गुथे हुए थे। जब डिएगो क्रांति के भित्ति चित्र बना रहा था, फ्रीडा ने उसके मानवीय मूल्य को चित्रित किया। टूटे हुए शरीर, जली हुई आत्मा और वो स्वयं जो हमेशा हमें देख रही थी। निर्वासन और बीमारी के बीच वो केवल पीड़ा की चित्रकार नहीं रही बल्कि प्रतिरोध के चित्रकार बन गई। 1930 के दशक में जब फ्रीडा मैक्सिको लौटी तो वो केवल डिएगो रिवेरा की पत्नी नहीं रही थी। वो अब एक शक्ति बन चुकी थी, एक कलाकार जिसकी कला कच्ची ईमानदारी, अति यथार्थवादी प्रतीकवाद और सांस्कृतिक पहचान से चकमगा रही थी। कोल्होपान में उसका कासा अजूल रंग और विरोधाभास का आश्रय स्थल बन गया। चमकती नीली दीवारें, पीली बॉर्डर, बागीचे में एस्टेक्स की मूर्तियां, बंदर और तोते स्वतंत्र घूमते हुए। ये घर फ्रीडा की कल्पना का जीवंत अश्विस्तार था, परंपरा और विद्रोह का मिश्रण। उसने खुद को एस्टेक्स की कलाकृतियों, लोक कला और क्रांतिकारी किताबों से घेर लिया। वो साहसी तहुआना पोशाकें पहनती, बालों में फूल लगाती और धूप धुआं और बाहर गूंजते मारियाची के संगीत के बीच पेंटिंग करती। ये क्रिएटिविटी का विस्फोटक दौर था। उसकी पेंटिंग्स और कठिन और प्रतीकात्मक और राजनैतिक होती गईं। द टू फ्रीडास जैसी कृतियां उसके विभाजित व्यक्तित्व को दिखाती थीं। एक यूरोपीय पोशाक में खून से सना हुआ दिल्लिये और दूसरी स्वदेशी वस्त्र में मजबूत और संतुलित। ये फ्रीडा की आत्मकथा थी, प्रेम, हानि और विरासत का चित्रण। 1939 में उसने पेरिस में अपनी कला को प्रदर्शित किया। वहां पिकासो, ब्रेटों और कैंडिंस्की जैसे आर्टिस्ट ने उसकी ओरिजिनल शैली की तारीफ की। लेकिन सरियलिस्ट के बीच भी फ्रीडा अलग खड़ी थी। अंद्रे ब्रेटोन ने उसे सरियलिस्ट कहने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा, वे सोचते हैं कि मैं सरियलिस्ट हूं, लेकिन मैं नहीं हूं। मैंने कभी सपने नहीं चित्रित किए, मैंने अपनी वास्तविकता चित्रित की। उसने मैक्सिको को चित्रित किया, पोस्ट आर्ट वाले रोमांटिक रूप में नहीं बल्कि जीवित सांस लेते हुए देश को जिससे वो अडोर करती थी। उसकी कला प्रतीकों से धड़कती थी, कंकाल, हमिंग बर्ड, दिल, कांटे, मक्का और खून। उसने अपने देश की स्वदेशी जड़ों का सम्मान किया और उसके हिंसक अतीत और वर्तमान का भी पर्दाफाश किया। लेकिन जैसे जैसे उसकी कलात्मक आवाज मजबूत होती गई, उसका स्वास्थ्य बिगड़ता गया। उसने अपने जीवन में 30 से ज्यादा सर्जरी कराई। रीढ़ धीरे धीरे टूट रही थी, दाहिनी टांग संक्रमण से घिरी हुई थी, कई बार महीनों तक बिस्तर पर पड़ी रहती, शरीर को घेरे हुए प्लास्टर या हड्डियों को खींचने वाले यंत्रों में जकड़ी रहती। फिर भी वो पेंटिंग करती रही। हर कैनवस प्रतिरोध और मुक्ति दोनों था। उसकी पेंटिंग्स गहरी, तीखी और स्पष्ट होती गईं। उसने रूपकों के पीछे छिपने से इनकार कर दिया। द ब्रोकन कॉलम में उसने खुद को बीच से फटा दिखाया, कीलों से छेदा हुआ। उसकी रीढ़ की जगह टूटा हुआ स्तंभ था। फिर भी उसका चेहरा स्थिर, दृष्टि अडिग। दर्द अब उसके लिए केवल विषय नहीं था, वो उसका साथी, उसका शत्रु और उसकी प्रेरणा था। उसकी राजनीतिक आवाज भी मजबूत हो गई। उसने मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन की, प्रदर्शनों में हिस्सा लिया, पत्र लिखे और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई। जब उसका स्वास्थ्य चलने नहीं देता,
तब भी वो व्हीलचेयर में मार्च करतीं, नारे लगातीं और झंडे उठातीं। 1953 में फ्रीडा को मैक्सिको में उसकी पहली एकल प्रदर्शनी मिली। उसकी कला का बहुत देर से किया गया सम्मान, लेकिन उसकी तबीयत इतनी नाजुक थी कि डॉक्टर्स ने कहा वो शामिल नहीं हो सकती। तो उसने वही किया जो केवल फ्रीडा कर सकते थीं। वो एम्बुलेंस से पहुंची, स्ट्रेचर पर लाकर उन्हें गैलरी के बीच में रखा गया। पारंपरिक पोशाक में सजी हुई, अपनी ही कलाकृतियों से घिरी हुई, उन्होंने मेहमानों का स्वागत टकीला, हंसी और अपनी आंखों की अब भी जलती हुई आग के साथ किया। उसकी अंतिम पेंटिंग्स बाल सुलभ भी थीं और भयावह भी। मार्क्सवाद बीमारों को स्वास्थ्य देगा, इस विश्वास के साथ उसने खुद को एक स्टील कॉर्सेट पहने हुए चित्रित किया जिसे मार्क्स के हाथों ने थाम रखा था, और उसने उत्पीड़न के प्रतीकों को दूर फेंक दिया। उसका आखिरी ज्ञात काम एक स्लाइस किए हुए तरबूजों का स्टिल लाइफ था, जिनमें से एक पर लिखा था वीवा ला वीदा, लॉन्ग लिव लाइफ। मृत्यु के सामने भी वो जिद्दी, आनंदित और राजनीतिक बनी रही। फ्रीदा काहलो की आखिरी पेंटिंग्स केवल स्वयं चित्र नहीं थीं, बल्कि वे क्रांति के कार्य थीं। दर्द में बनाई गईं, लेकिन हमेशा जीवन के हस्ताक्षर से पूरी की गई थीं। 13 जुलाई 1954 को 47 वर्ष की आयु में फ्रीदा कालो की मृत्यु उसी जगह पर हुई जहां वो पैदा हुई थी, ला काजा अजूल, कोयोकान में। आधिकारिक कारण फुफ्फुसीय एम्बुलिज्म बताया गया, लेकिन जो लोग उनके सबसे करीब थे वे कुछ और गहराई का जिक्र करते थे। हाँ, वे बीमार थीं, लेकिन साथ ही लगातार दर्द, सर्जरी और अपने ही शरीर के साथ लंबी लड़ाई से थक चुकी थीं। मृत्यु से कुछ दिन पहले उन्होंने ग्वाटेमाला में CIA तख्तापलट के खिलाफ हुए एक राजनीतिक प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। कमज़ोर और व्हीलचेयर पर होने के बावजूद उन्होंने जाने पर जोर दिया और अपने मुट्ठी आकाश की ओर उठाई। क्रांति उनका आखिरी धड़कन बनी रही। उनकी डायरी की आखिरी प्रविष्टि संक्षिप्त लेकिन चुभने वाली थी। मैं आशा करती हूँ कि प्रस्थान आनंदमय हो और मैं कभी वापस ना आऊँ। फ्रीदा का अंतिम संस्कार पलासियो दे बेलाजियर्स, मेक्सिको की सबसे प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संस्थान में हुआ। उनका शरीर मेक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के लाल झंडे में लिपटा हुआ था। उनके दोस्त, परिवार, कलाकार और क्रांतिकारी पहरा दे रहे थे। डिएगो रिवेरा टूट चुके थे। उन्होंने उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा प्यार कहा। भले ही उनके विश्वासघातों ने लगभग फ्रीदा को तोड़ दिया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद कुछ असाधारण हुआ। फ्रीदा काहलो गायब होने से इनकार कर गईं। शुरुआत में उनका नाम सिर्फ कला मंडलियों में फुसफुसाया जाता था। उनकी आर्ट को कैटेगराइज करना मुश्किल था। सूरियलिस्टों के लिए बहुत राजनीतिक और परंपरावादियों के लिए बहुत सूरियल। धीरे धीरे उनकी छवि, उनकी कहानी और उनका प्रतिरोध गूंजने लगा। 1970 और 1980 के दशक में जब नारीवादी विद्वानों और कार्यकर्ताओं ने भूली हुई आवाज़ों को पुनः खोजा, तब फ्रीदा की आवाज़ और बुलंद हुई। वे सिर्फ चित्रकार नहीं रहीं, वे दर्द को बेहतरीन में बदलने की प्रतीक बनी। प्रतिरोध से जन्मी नारीवाद की आवाज़ बनी। मैक्सिकन पहचान की बिना शर्मिंदगी के उत्सवधारी बनी, और साथ ही क्वियरनेस, विकलांगता, क्रांति और प्रामाणिकता की मूर्ति। उनका चेहरा, एक भौं, पैनी नज़र और फूलों से सजे बाल सब प्रतीकात्मक बन गए। उनका घर संग्रहालय बना, उनकी डायरी पवित्र ग्रंथ बन गई, और उनकी पेंटिंग्स अब दुनिया के सबसे महान संग्रहालयों में टंगी हैं। फ्रीदा काहलो ने अपने जीवन का अधिकांश समय डिएगो की छाया में जिया, लेकिन मृत्यु के बाद वो आगे बढ़ीं। उन्होंने केवल चित्र नहीं छोड़े, उन्होंने हमारे सामने एक दर्पण छोड़ दिया और हमें देखने की चुनौती दी, न दया से, न डर से, बल्कि आग से। आज फ्रीदा काहलो का चेहरा हर जगह है। टी शर्ट पर छपा हुआ, भित्ति चित्रों पर चित्रित, गुड़ियों, मीम्स, पोस्टरों और प्रतीकों में बदला हुआ। लेकिन उनकी विरासत को शक्तिशाली बनाने वाली चीज़ केवल ये नहीं कि लोग उनका चेहरा पहचानते हैं, बल्कि ये कि लोग उसके पीछे की सच्चाई पहचानते हैं। फ्रीदा ने कभी निर्दोष बनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने खुद को किसी दायरे में नहीं बांधा। वे परंपरावादी नहीं थीं और उन्हें परंपरावादी बनने की परवाह भी नहीं थी। एक ऐसी दुनिया जो पूर्णता की मांग करती है, उन्होंने हमें दिया वास्तविकता, कच्चा, अस्त-व्यस्त, जीवंत, गुस्सैल, खुशहाल, विरोधाभासी वास्तविकता।
उन्होंने अपनी भिन्नताओं का उत्सव मनाया, अपनी विकलांगता, अपनी क्वियरनेस, अपनी राजनीति, अपनी संस्कृति, और उन्हें उस कला में बदल दिया जिसने सीमाएं और सदियां पार कर लीं। वे सिर्फ आर्टिस्ट नहीं रहीं, वे वैश्विक प्रतीक बन गईं। विद्रोह, नारीवाद, सांस्कृतिक गर्व और क्रिएटिव रेजिस्टेंस की क्वियर कम्युनिटीज के लिए वो एक निडर बाइसेक्सुअल आइकन बनी, जिन्होंने ऐसे समय में खुले और बेबाक तरीके से जीवन जिया जब दुनिया चुप्पी की मांग करती थी। महिलाओं के लिए वे याद दिलाती हैं कि शक्ति के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। विकलांग आर्टिस्ट्स के लिए वे सबूत हैं कि दर्द तुलिका को रोकता नहीं बल्कि ईंधन देता है। और मेक्सिको के लिए वे एक बेटी के रूप में फिर से अपना ली गईं, उग्र, लोक कथाओं से भरी और राष्ट्रीय आत्मा का हमेशा हिस्सा। उनकी पेंटिंग्स, जिन्हें कभी बहुत अजीब या बहुत व्यक्तिगत कहकर खारिज कर दिया गया था, अब दुनिया की सबसे सम्मानित कृतियों में गिनी जाती हैं। द टू फ्रीडाज, थॉर्न नेकलेस एंड हमिंगबर्ड और द ब्रोकन कॉलम जैसी पेंटिंग्स सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें गहराई से महसूस किया जाता है। हर उस व्यक्ति द्वारा जिसने कभी पीड़ा सही है और उस पीड़ा को पवित्रता में बदलने की आवश्यकता महसूस की है। उन्होंने हाशियों में जीकर उन्हें मुख्य मंच बना दिया। उन्होंने विरोधाभास को अपनाया, एक सोना पहनने वाली कम्युनिस्ट, एक धोखा खाई औरत जिसने फिर भी प्यार किया, टुकड़ों में बटा शरीर लेकिन अटूट आत्मा। और इन सब के बीच उन्होंने चित्र बनाए, केवल रंग से नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास से। फ्रीदा कहलो ने कभी प्रतीक बनने की कोशिश नहीं की, उन्होंने बस अपने बारे में सच कहा, और ऐसा करते हुए उन्होंने लाखों दूसरे लोगों की भी सच कह दी जो आर्ट में कभी अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाए थे। अब जब हम उनका चेहरा देखते हैं, हम देखते हैं साहस, रंग, प्रतिरोध। हम देखते हैं कि फ्रीदा गई नहीं बल्कि अमर हो गई।